हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। हम यहाँ पे आज बात करेंगे, आपको थंबनेल में ही दिख गया होगा पहले और यहाँ पे स्लाइड में भी दिख रहा है आपको कि व्हाट इज स्ट्रेटेजी फॉर यूपीएससी। ठीक है, यानी कि हमारे यूपीएससी की रणनीति क्या हो और जिनको 2021 में देना है उनके लिए क्या हो, जिनको 2022 में देना है उनके लिए क्या हो। तो आज हम सिर्फ बात करेंगे कि जिनकी जिनका भी 2021 में एग्ज़ाम है और उनको ऐसा लगता है कि हमें देना चाहिए, तो उनकी स्ट्रेटजी के बारे में हम आज यहाँ पे डिटेल से बात करने वाले हैं। और हमने यहाँ पे आपको लिखा भी है कि आपके कमेंट के प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। ठीक है, तो अलग से कोई यहाँ पे प्रश्न नहीं लिए गए हैं, बस आप लोगों के कमेंट ही हैं जो कि आपको यहाँ पे स्लाइड में दिख भी रहे होंगे। कि जैसे मिलन तिवारी जी का क्वेश्चन है यहाँ पे, उनका यानी कि मैं ओवरव्यू की बात करूँ तो इसमें यही पूछा गया है कि हम 2021 के लिए पढ़ाई कैसे करें। जो भी पढ़ते हैं वो सारा कुछ एक तरीके से पढ़ते हैं, इधर से उधर से मेरा भूलता जाता है, या कि हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको कैसे मैनेज करें। तो ऑब्वियस है कि हमको प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, ये ऐसा एग्जाम है कि जहाँ पे बिना प्रॉब्लम्स के तो हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं और ना ही कर पाएंगे, कोई भी हो। यदि जब तपेगा तभी सोना निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स तो खैर आती ही हैं, बट उसको हम उन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन कैसे ढूंढें, कैसे एक प्रॉपर तरीके से हम अपने ड्रीम को प्राप्त कर सकें, उन सभी के बारे में आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। और बिल्कुल एज अ फ्रेंड मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ, जो भी हमारे माइंड में छोटे छोटे डाउट्स होते हैं, और एज ए स्टूडेंट के रूप में भी मैं आपको बताने वाली हूँ कि यहाँ पे क्या क्या हमारे डाउट्स होते हैं और उनको समाधान जो भी है वो कैसे हमको निकालना चाहिए इजीली। ठीक है, क्योंकि अब ऐसा तो नहीं कि हमारे माइंड में आ गया कैसे करें तो बस उसको लेके बैठ जाए कि नहीं कैसे करें, हमको समाधान ढूंढना उसका कि इसको हम ऐसे करें। ठीक है, क्योंकि हम सभी का ड्रीम होता है और बिल्कुल बहुत अच्छा है कि हम सभी को लगता है कि हम एक ऑफिसर बने, तो वहाँ पे इसको पाने के लिए भी हमको मेहनत तो बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। ठीक है, देन उसके बाद यदि हम और भी आप लोगों के कमेंट आए, ऐसा नहीं कि मिलन तिवारी जी को ही डाउट है, और भी बच्चे ऐसे हैं जैसे कि मोहसिन की ही हम बात करें, यानी कि मोहसिन की सॉरी, तो मोहसिन खान जी जो हैं, तो उनका भी डाउट है, वो ऑप्शनल के लिए है। ठीक है, कि ऑप्शनल की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, चाहे फिर आपका, हालांकि यहाँ पे हिस्ट्री दिया हुआ है, आपका हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, जियोग्राफी हो, डजेंट मैटर कि आप क्या ऑप्शनल रखते हैं, वो आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, हालांकि हम लोग इसके बारे में एक अलग से वीडियो लाएंगे और उसमें ही पूरी बातें डिटेल से समझाएंगे कि ऑप्शनल आप अपना कैसे चूज कर सकते हैं। और आई होप कि अभी आपका ऑप्शनल चूज जो हो चुका होगा कि हमको क्या ऑप्शनल है, हमारा किस में इंटरेस्ट है। ठीक है, देन उसके बाद और भी यदि फटाफट कमेंट की, क्योंकि आज आप सभी के कमेंट के क्वेश्चन का ही आंसर यहाँ पे दिया जाना है। तो इसमें क्या है, देव वर्मा जी का भी कमेंट यही था कि हम 2021 के लिए कैसे तैयारी करें, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करें और 2021 का एग्ज़ाम कब होने वाला है। ठीक है, तो इसको आप सब लोग नोट कर लीजिए अपनी डायरी में, जहाँ भी आप लिखते हो, या कि आप अपने इसको लिख के दीवार में चिपका लीजिए। ठीक है, स्टेपलर कर लीजिए, जो भी है। यहाँ पे 27 जून को प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला है, देन उसके 2 से 3 महीने बाद आपका मेंस का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो 2021 वालों का कब एग्ज़ाम है, 27 जून को है। और उसके बाद स्ट्रेटेजी की अभी थोड़ी ही देर में बात करेंगे, थोड़ा इसको और भी समझ लेते हैं। देन उसके बाद है काजल शुक्ला जी का कमेंट आया था और इसमें उन्होंने बात की है कि मैं 12th कक्षा में पढ़ती हूँ। ठीक है, और यूपीएससी की तैयारी करना चाहती हूँ, ऑफिसर बनना चाहती हूँ। तो बिल्कुल ऑब्वियस है, सबको लगता है ऑफिसर बने, एक बहुत बड़े अधिकारी बने, बहुत बड़े ओहदे में जाए, तो वहाँ पे लगता है। ठीक है, तो इसकी हमको तैयारी, बस प्रॉब्लम्स वही है। देखिए, आप हो सकता है कि अलग अलग स्टेट से हो, अलग अलग जगह से हो, लेकिन आप सभी की प्रॉब्लम्स क्या है, हम स्ट्रेटेजी क्या फॉलो करें। ठीक है, तो यहाँ पे सबके जिन्होंने नहीं कमेंट किया, तो मुझे पता है कि जब तक हम किसी फील्ड में यदि जाते हैं तो बिल्कुल उस फील्ड के बारे में जब तक हमको डिटेल से जानकारी नहीं होती है, हमको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बारे में सबसे पहले स्टार्टिंग करने से पहले हमको सारी जानकारी ले लेनी चाहिए। सपोज आपको कहीं जाना है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, आपको रास्ता नहीं पता और आप निकल पड़ते हो, तो वहाँ पे आपका जो मंजिल है वो मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमको रास्ता नहीं पता है कि हम उस आपको ये पता कि मुझे उस जगह तक जाना है, यानी आपको पता है कि मुझे यूपीएससी करना है और आपको कहाँ जाना है, लपसाना तक जाना है, लेकिन आपको ऑफिसर बनना है। बट हम रास्ता क्या अपनाएं कि हम आसानी से पहुंच जाएं, ज़्यादा टाइम भी ना लगे और हम वहां पे पहुंच भी जाएं। तो ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो इसके लिए ड्रीम है हमारा, बहुत अच्छी बात है, बस
यही है कि हम सबको ये डाउट हमेशा रहता है। और जो भी जितने भी ये टॉपर्स हैं, आप उनके भी इंटरव्यू सुनेंगे तो वो भी यही बताते हैं, जो सेलेक्टेड हो चुके हैं, कि हम क्या करते हैं कि बस 1 से 2-3 महीने तक तो हम यही डिसाइड करते हैं पहले कि हमको ये करना क्यों है, मतलब कि यहाँ पे यदि हम करते हैं, क्या करते हैं, तो ये सारी बातें, ये है क्या चीज़, क्या कैसे हैं, वो सब पहले पता करते हैं, देन उसके बाद ही हम पढ़ाई करने में जुड़ते हैं। क्योंकि यदि हमको नहीं पता होगा कि यूपीएससी में सिलेबस क्या है, यूपीएससी में हमको पढ़ना क्या-क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से पढ़ना, पढ़ते तो सब हैं, बस भेड़-चाल नहीं चलनी, कैसे पढ़नी है और कैसे हम एक रिज़ल्ट बेहतर अपना ला सकते हैं, उस तरीके से पढ़नी है। कैसे हम, मतलब बात करें तो 6 लाख 7 लाख लोगों में ऑल ओवर इंडिया में अपनी रैंक, यानी कि जो भी 800 प्लस वैकेंसीज़ आ रही हैं, उनमें से हम अपना क्या कर सकते हैं, जगह बना सकते हैं। उस हिसाब से हमको प्रिपरेशन करनी है, ठीक है? तो यहाँ पे तो सबसे पहले यदि मैं काजल जी की बात करूँ, और भी काजल जी जैसे बहुत से स्टूडेंट होंगे जिनका मानना होता है कि हम यदि अभी से यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो बढ़िया होता है। बट मैं उनका ये मिथ अभी तोड़ रही हूँ, क्योंकि मैं जहाँ तक, आप मेरे ऊपर यदि थोड़ा भी आपको ट्रस्ट है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि एज अ फ्रेंड यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है? कोई आप ये मत मानिएगा कि यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप सामने भी होते तो मैं यही सब बताती, कोई फर्जी यूट्यूबर की तरह मत मान के देखिएगा प्लीज़। आप लोग अच्छे तरीके से ट्रस्ट करके देखिएगा और फॉलो करने की भी कोशिश कीजिएगा। और मैंने आपको बताया कि एज अ फ्रेंड, एज अ स्टूडेंट के रूप में मैं आज आपको ये सारी बातें बता रही हूँ, ठीक है? तो इसलिए आप ट्रस्ट कर सकते हैं बेशक, अपने दिल में हाथ रख के। तो मैं, जितने भी बच्चे हैं, काजल जी ही नहीं और भी ऐसे बच्चे होंगे, लड़कियां होंगी, लड़के भी होंगे, तो मैं उनके लिए यही कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग यदि अभी 12th में हैं, ठीक है, आपने 12th क्रॉस कर लिया है, तो आप मतलब कि कॉलेज की पढ़ाई यदि करेंगी, तो ठीक है, करना ही पड़ता है, इसमें आपको ग्रेजुएशन चाहिए ही होता है, तो आप वहाँ उन कॉलेज की पढ़ाई के साथ आप कर सकते हैं। बट यदि आप अभी 12th में एडमिशन ले रही हैं, तो मेरा सजेशन यही है कि प्लीज़ आप अपना जो टाइम है पूरा 100% आप इसमें दीजिए और किसी भी चीज़ में मत दीजिए। और यकीन मानिए कि आपका 20 से 30% सिलेबस, या कि हम बात करें तो 40% सिलेबस भी हमारा 12th से ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? और जो 10th में स्टूडेंट हैं, जो 11th में हैं, जो 9th में हैं, जो कि ऐसे भी कमेंट आते रहते हैं कि हम 9th में हैं, अभी हम 10th में हैं, हम 11th में हैं, तो उन सभी के लिए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग जो भी अभी मुझे सुन रहे हैं, तो आप जिसमें भी हैं, आप उसको अपना 100% देंगे, ना तो यूपीएससी भूल जाइए कि क्या होती है, कुछ भी क्या होता है, कोई मतलब नहीं हमसे, ठीक है? हमको सिर्फ पढ़ना भी 12th का पढ़ना है, 12th का जितना भी सिलेबस है, उसको आप बेहतर तरीके से बिल्कुल रट जाइए। जितनी भी आपकी बुकें हैं, जो भी आपके 12th में है, उसको अच्छे तरीके से पढ़िए। और सिलेबस, मेरी बातों का यकीन ना हो तो आप सिलेबस उठा के देख सकते हैं कि जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हों, क्योंकि क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं, 11th या 12th में रहते हैं, तो हमको सब्जेक्ट चूज़ करने पड़ते हैं, ठीक है? कि हम मतलब क्या करना चाहे, बायो लेना चाहते हैं, मैथ लेना चाहते हैं, आर्ट लेना चाहते हैं, जो भी है। तो आप में से जिसका भी जो भी सब्जेक्ट हो, ठीक है? डज़न्ट मैटर कि आप क्या ले रहे हैं, क्योंकि यूपीएससी हर एक जो भी फील्ड वाले हैं सबको अपॉर्चुनिटी देता है। वहाँ पे ऐसा नहीं कि मैथ वाले कुछ नहीं कर सकते, फिजिक्स वाले कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ आर्ट वाले ही कर सकते हैं, या कि आर्ट वाले कुछ नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी मिथ नहीं है। तो इसलिए आप लोग प्लीज़ मेरी बात का भरोसा कीजिएगा। और यदि थोड़ा भी ट्रस्ट हो तो आप अभी सिर्फ़ और सिर्फ़, यदि 12th में एडमिशन ली है, तो क्या करेंगी, सिर्फ़ और सिर्फ़, और आप जैसे और भी जो स्टूडेंट हैं, वो अपना 100% आपको किस में देना है, 12th या 11th में। क्योंकि आपको पता है कि हमको जो बुकें हैं 11th और 12th की, वो पढ़नी ही पड़ती हैं, ठीक है? जब पढ़नी ही पड़ती हैं, तो क्यों ना हम पहले से ही उसको अच्छे तरीके से, जब आपको पता है, बहुत अच्छी बात है कि आपने इतना पहले सोच लिया। यहाँ 28 साल बाद तो यूपीएससी के लिए कुछ बच्चे सोचते हैं, और आपने इतनी छोटी उम्र में सोच लिया, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी आप इसमें अपना यदि टाइम देती हैं, तो आपका सिलेबस ऑलरेडी कवर हो जाता है, कहीं अलग से कुछ भी नहीं पूछा जाता है। वही 6, 7, 8 की जो एनसीईआरटी हैं 12th तक की, इनसे ही क्वेश्चन आते हैं, इनसे ही क्वेश्चन बनते हैं। तो यूपीएससी कोई इतना बड़ा टास्क नहीं है जितना हम समझ के रखते हैं, और बड़ा भी है, यदि इसको छोटा समझ रहे हैं तो उनके लिए बड़ा भी है, ठीक है? लेकिन जो बहुत ही बड़ा समझ रहे हैं, उनके लिए ये बड़ा भी नहीं है, इसलिए आप लोग ऐसा कर सकते हैं। और अभी स्ट्रेटेजी की बात करेंगे ही, सो
आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को क्या करना है। बिल्कुल आप ऑफिसर बन सकती हैं, कोई इसमें इशू नहीं है कि आप ऑफिसर नहीं बनेंगी। बट अभी यदि मेरा कहना मानिए, हाँ हो सकता है कि आपके फ्रेंड, आपके और भी रिलेटिव आप जिनसे बात करती हो वो बताते हो कि नहीं नहीं आप अभी से प्रिपरेशन करना शुरू कर दो और आपका बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा। तो यार प्रिपरेशन क्या करना, हम जो बुक पढ़ रहे हैं उन्हीं से तो पूछा जाना है। अब आप बताइए, हम लोग यदि आपको पता होगा कि आईएएस पॉइंट में एनसीईआरटी ही चल रही है, तो अब यदि एनसीईआरटी चल रही है इतने बड़े प्लेटफॉर्म में, तो कोई ऐसे तो नहीं है। आप आईएएस पॉइंट का छोड़िए, कहीं पे भी देखिए, किसी भी टॉपर्स के इंटरव्यू सुनिए, वहाँ पे यही है कि सबसे पहले एनसीईआरटी कवर करो। वो जान है यूपीएससी की, ठीक है। तो जब 11th और 12th की हम पढ़ ही रहे हैं, 6 की हम पढ़ ही रहे हैं, 7th की हम पढ़ ही रहे हैं, तो क्यों ना हम पहले उसको अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से कंप्लीट कर लें। क्यों हम ये गलतियाँ करें? बिल्कुल बहकना नहीं है यार, कहीं भी नहीं बहकना है। थोड़ा बहुत तो हम एक अधिकारी बनने जा रहे हैं, बनने की सोच रहे हैं, तो थोड़ा हम सबकी सुन के अपना दिमाग ज़रूर लगाएँ। क्योंकि किसी ने कुछ भी कह दिया, कौवा कान ले गया तो ले गया, हम पहले कान को देखेंगे ना। यानी किसी ने कह दिया अभी से आप पढ़ना शुरू कर दो, बिल्कुल आप उन पे अच्छा खासा ट्रस्ट करते हो, अच्छी बात है। लेकिन कहीं कहीं हमको अपनी भी बात माननी चाहिए, ठीक है। मैंने कही थी कि आप मेरी बात मानिए, आप टॉपर्स के इंटरव्यू सुनिए, देन उसके बाद आपको पता चलेगा कि क्या क्या होता है, ठीक है। तो वहाँ पे, और यदि आपको ये डाउट हो कि हम ऑप्शनल में, फिर यदि आप हम बायो बैकग्राउंड से हैं तो क्या लेंगे, तो आपको पता है प्रतिभा वर्मा जी का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था वो फिजिक्स था, अभी जिनकी 3rd रैंक आई हुई है। और भी जो कनिष्क कटारिया सर 2018 के टॉपर हैं, फर्स्ट रैंकर हैं, उनका मैथ था। तो यहाँ पे कोई इशू नहीं कि आप क्या लेते हैं, ठीक है। और ये भी नहीं है अब हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, अब आप देखिएगा 2 से 3 साल के अंदर बहुत बड़ा चेंजेस आने वाला है, और वो हम लोग लाएंगे, ऐसा नहीं कोई दूसरा लाएगा, क्योंकि अब हम लोगों को ही एग्जाम देना है और हम लोग ही लेके आएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट रैंकर भी हम लोग बन जाएं, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी जो भी 9th में हैं, 10th में हैं, 11th में हैं, उन बच्चों के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं अपने स्ट्रेटजी में। तो सबसे पहले मेरा आप सभी से एक क्वेश्चन है कि हम ये चीज़, यानी कि सबसे पहले आपका माइंडसेट होना चाहिए। जो मैं बोल रही हूँ एक एक पॉइंट आप लोगों को नोट करने हैं, ठीक है। सबसे पहली बात आप क्या लिखोगे, माइंडसेट हमारा, यानी कि माइंडसेट हमारा कैसा होना चाहिए कि हमको पहले अपने माइंड में ये सेट करना होगा हम यूपीएससी क्यों करना चाहते हैं। यूपीएससी आप क्यों करना, अपने दिमाग में, दिल में हाथ रख के देखिए कि यूपीएससी हम आखिर करना क्यों चाहते हैं। क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं, कुछ दिखावे के लिए करते हैं कि मैं तुमको दिखा दूंगा कि मैं इतना बड़ा ऑफिसर हो गया हूँ, कुछ किसी से बदला लेने के लिए करते हैं, कुछ समाज सेवा के लिए करते हैं। सबका अलग अलग अपना अप्रोच होता है, सबका अलग अलग ड्रीम होता है। तो आप लोग पहले ये बनाइए और अच्छे तरीके से उसको लिख लीजिए कहीं पे, यदि आपको भूल जाता हो, कि हम यूपीएससी क्यों करना चाहते हैं। सबसे पहले आपका ये क्वेश्चन आपसे होना चाहिए और उसका आंसर बिल्कुल एक्सप्लेन सहित आपके पास होना चाहिए। और अभी आप सोचोगे कि हम आखिर यूपीएससी क्यों करना चाह रहे हैं, और इसका आंसर आप अपनी नोट्स में नोट करेंगे कि हमको क्यों करना है यूपीएससी। अब ये मैं क्यों बोल रही हूँ कि आप ऐसा करेंगे, क्योंकि ये तो मतलब 1-2 दिन का वो नहीं है हमारा कि हम आज पढ़ें कल पढ़ें उसके बाद हम बिल्कुल यूपीएससी में सेलेक्ट हो जाएंगे। ये काफ़ी लंबी जर्नी है और इसमें हमको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा, मतलब 1-2 साल के लिए आप समझ जाइए कि एक तपस्वी के रूप में जीवन जीना होता है, और उसके लिए ये सारी बातें हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। छोटी छोटी बातें भी हमको कहीं ना कहीं बहुत मोटिवेट कर जाती हैं, ठीक है। तो और इसमें जब इतनी लंबी जर्नी है तो आपको पता है कि लाइफ है, यहाँ तो प्रॉब्लम्स आएंगी ही। उस टाइम हमको मोटिवेट कैसे रहना है, तो यदि आपने अनु कुमारी मैम का इंटरव्यू सुना होगा, तो उन्होंने क्या बताया था कि सबसे पहले जब भी मेरा ये मन करता कि मैं नहीं करूँगी, तो मुझे ये लगता था कि मैं ये करना क्यों चाह रही थी, ठीक है। तो जब मैं ये करना क्यों चाह रही थी या मैं ये करना क्यों चाहता हूँ, जब आपके माइंड में ये पहले से होगा कि हमको यूपीएससी क्यों करनी है, तो हो सकता है कि कई सारे बच्चे जॉब में हों और वो क्या करते हैं कि मतलब जॉब छोड़ के या कि जॉब के बीच में प्रिपरेशन कर रहे हैं, जब इतना वो मेहनत कर रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, तो उनके लिए तो ये ऑब्वियस है, या जॉब छोड़नी पड़ रही है, तो ये तो सोचना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम करना क्यों चाह रहे हैं, आखिर हम करना क्यों चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी आप डिमोटिवेट होंगे, सबसे बहुत, क्योंकि कोई भी आपको मोटिवेट यार नहीं कर सकता है। सब 2 मिनट 3 मिनट, अभी आप मुझे सुन रहे हैं तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा जोश आए,
कि नहीं, नहीं मैडम ने ऐसा बोला तो मतलब फुल एनर्जी के साथ आप थोड़ी देर के लिए, ठीक है? दूसरों की दी हुई एनर्जी थोड़ी देर के लिए ही रहती है। हम खुद से ही, क्योंकि ये इस जर्नी में हम खुद के ही निर्माता होते हैं और खुद से ही हम यदि कुछ बड़ा करना है तो खुद के लिए ही हमको खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, खुद पे भरोसा होना चाहिए, खुद पे ट्रस्ट होना चाहिए और अपने आप को हम खुद ही मोटिवेट कर सकते हैं। यदि यकीन मानिए आप दूसरों से मोटिवेट हो रहे हैं तो फिर आप तो बस दूसरों के क्या बोलते हैं मतलब दूसरों के ही कहे पे चल रहे हैं। इसलिए माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है और आई होप कि आपने इसको समझ लिया होगा और लिख भी लिया होगा कि हमको क्यों करना है और इसका आंसर वीडियो के एंड में या कि अभी यदि सोच पा रहे हैं तो आप वहाँ पे लिखिएगा कि हमको ये चीज़ क्यों करनी है, क्योंकि जब भी आप डिमोटिवेट होंगे आपको लगेगा कि नहीं मैं ये नहीं कर सकती हूँ या कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए। उस टाइम आपको देखना है कि मैं क्यों करना चाहता था, मैंने जॉब छोड़ी, मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ी, मैंने घर वालों से रिश्ता छोड़ा, किस लिए? मैं ये करना क्यों चाह रही थी या क्यों चाह रहा था? तब आप तुरंत बिल्कुल फुल एनर्जी के साथ लग जाएँगे कि मैं इसलिए करना चाह रहा था और इसलिए करना चाह रही थी, मुझे ये चीज़ें करनी चाहिए। ठीक है? और इससे बड़ा मोटिवेट आपको कोई नहीं, मतलब आपका मोटिवेशन कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। ये आप लिख के ले लीजिए। मैं आज आपको एज़ अ फ्रेंड बात कर रही हूँ, इसलिए प्लीज़ ट्रस्ट करके मानिएगा कि ये बातें कहीं न कहीं बिल्कुल राइट हैं। हम सबके साथ होती हैं यार। ऐसा नहीं कि आप ही ऐसे एक सिंगल स्टूडेंट हो जिनके साथ ये प्रॉब्लम्स होती हैं, बिल्कुल नहीं। ऑल ओवर इंडिया में जितने भी स्टूडेंट हैं, सबके साथ कहीं न कहीं यही प्रॉब्लम्स होती है। देन अब हम आते हैं सेकंड बात में कि हमने ये अप्रोच बना ली कि हम क्या करें, मतलब हमारा माइंडसेट तैयार हो गया कि हम यूपीएससी करना चाह रहे हैं, इस वजह से करना चाह रहे हैं, ठीक है? डजेंट मैटर कि आपका वजह क्या हो सकता है। उसके बाद अब हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? तो सबसे पहले जब हम यूपीएससी क्यों करना चाह रहे हैं इसका जवाब हमारे पास है। तो यूपीएससी में है क्या-क्या चीज़ें? ये बात भी जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है? ये सारे वर्क 2 से 3 दिन आप टाइम ले लो, कोई बात नहीं है, करना है आपको, यदि आप थोड़ा-सा भी ट्रस्ट रख रहे हैं तो। तो यहाँ पे हमारा दूसरी बात क्या आती है, जो ये तो पहला हुआ हमारा, दूसरा हमारा आता है कि अब हमको यूपीएससी के अंदर का जानना है कि क्या-क्या चीज़ें इसमें हैं। आपको पता है कि हिंदी मीडियम वालों में हम सब की प्रॉब्लम्स क्या होती है कि हमने सुना यूपीएससी मतलब इतना सब कुछ पढ़ना पड़ता है और उठा के लक्ष्मीकांत शुरू कर दी। अब पता नहीं उसका और-शोर कहाँ जा रहा है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, कौन से चैप्टर लक्ष्मीकांत के इम्पोर्टेंट है, कौन से चैप्टर इम्पोर्टेंट नहीं है, सिलेबस में क्या दिया हुआ है, हमको कुछ पता नहीं है। हमने दनादन उसको पढ़ना शुरू कर दिया, ठीक है? भैया स्वर्णवाल उठाई, उसको पढ़ के खत्म कर दिया। अरे! मैं तो एक बार एनसीईआरटी या कि हम बात करें तो पॉलिटी हमारी खत्म हो चुकी है, लक्ष्मीकांत खत्म हो चुकी है, आता कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि हम बस जिसने जो बताया भैया कर लो, हम कर रहे हैं। और आपकी गलती नहीं है यहाँ पे, सब जो भी पहली बार तैयारी करते हैं उन सब के साथ ही ऐसा होता है, ठीक है? कोई भी टॉपर्स हैं, वो भी यही बताते हैं कि हम भी पहले कन्फ्यूज़ होते हैं, क्या करें, कैसे करें? तो जो भी कुछ बताता है हम उसी की बात को मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पे सुनना सबकी, करना अपने मन की, हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए, ठीक है? तो अब हमारा होना चाहिए कि हमको यूपीएससी का, जब यूपीएससी के अंदर क्या-क्या चीज़ें होती हैं, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि इसमें 3 स्टेज में पेपर होता है, ठीक है? यानी कि 3 स्टेज में यहाँ पे पेपर होता है। पहला क्या होता है, आपका प्रीलिम्स होता है। यानी हमारा पहला जो होता है वो प्रीलिम्स का हो गया, दूसरा हमारा होता है मेंस होता है जिसमें हमको लिखना पड़ता है, ठीक है? और उसके बाद हमारा होता है इंटरव्यू। तो यहाँ पे प्रीलिम्स हो गया आपका, मेंस हो गया, इंटरव्यू हो गया और ये काफ़ी लंबी जर्नी हो जाती है। तो अब बात आती है, जब आपको प्रीलिम्स पता चल गया कि इसमें होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, तो अब प्रीलिम्स में क्या-क्या होता है? प्रीलिम्स में क्या-क्या होता है, हमको क्या-क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, तो यूपीएससी बिल्कुल नहीं माँग रहा कि आप बिल्कुल सारी दुनिया की जानकारी रख लो। वो एक सिलेबस बना के आपको दे रहा है कि इस सिलेबस के अंदर जितनी बातें हैं आप उतना पढ़ो, हम उतना ही पूछेंगे और उतना आप कवर करते हो अच्छे से, तो यूपीएससी के लिए आप बेस्ट हो। ठीक है? तो अब क्या करना है हमको, जब ये पता चल गया उसके बाद इनका हमको सिलेबस पता चलना चाहिए कि सिलेबस क्या है। इसलिए आज मैं काफ़ी ज़्यादा आपको होमवर्क देने वाली हूँ और आप लोग ये होमवर्क करने के बाद रिटर्न इसी वीडियो पे आएँगे और इसी वीडियो पे मुझे कमेंट करेंगे कि मेरा होमवर्क हो गया है। तभी मैं समझूँगी कि मेरा थोड़ा इतना ज़्यादा लेक्चर देने का कुछ आपके अंदर भी प्रॉफ़िट हुआ है। ठीक है? आपके कुछ डाउट्स क्लियर हुए हैं। अदरवाइज़ फिर वही है कि आप बोल दो, आप सुन लो, कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है?
यहाँ पे क्या करना है, आज के आज ही जिसके पास भी सिलेबस का प्रिंट आउट नहीं हो प्रीवियस का, तो वो क्या करेंगे, हालांकि मैंने वीडियो बना के रखी है सिलेबस की, लेकिन एक बार वीडियो देख लेंगे तो आपको सिलेबस समझ में आ जाएगा। लेकिन सिलेबस आपके पास हार्ड कॉपी में होना चाहिए, ठीक है। चाहे खुद से आप लिखिए, अपनी कॉपी में नोट्स करिए, चाहे कि आप प्रिंट आउट उसका निकलवाइए। आज की आज आपको ये काम करने हैं। आपको ई मोड में सिलेबस मिल जाएगा, आईएएस पॉइंट में ही आपको डाल दिया गया होगा, और यदि नहीं डाला गया तो डलवा देंगे आपको। प्री और मेंस दोनों का ही सिलेबस आपके पास हार्ड कॉपी में, सॉफ्ट कॉपी में नहीं, यानी ई मोड में आपके पास सिलेबस नहीं होना चाहिए। है तो ठीक है, वो रहेगा, लेकिन आपको सॉफ्ट कॉपी में मतलब वो आपके सामने होना चाहिए, ठीक है, आपके मोबाइल में नहीं। तो वो आपको लिखना है, यदि आपके पास नहीं है तो 2 से 3 घंटे जितना भी टाइम लगेगा, बेहतर तरीके से आपको सिलेबस को लिखना है, उसको रटना है। लिखना बस नहीं है यार, रटना भी है उसको, प्री का भी और मेंस का भी। अब ये क्यों रटना है, ज़रा इस पे भी थोड़ा-सा बात कर लेते हैं। अब सिलेबस मैंने बोला, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, सिलेबस की बात कर रहे हैं कि इसको रटना क्यों है, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज यदि आपको सिलेबस प्री का नहीं पता, प्री में क्या क्या पूछी जा रही बातें, मेंस में बातें क्या क्या पूछी जा रही हैं, इंटरव्यू में बातें क्या क्या हैं, ठीक है। इंटरव्यू का तो खैर आपको मतलब ऑलरेडी अपनी पर्सनालिटी डेवलप करती रहनी पड़ती है, तो वहाँ तक यही हमारी पूरा जो लाइफ की जर्नी है वही हमारी इंटरव्यू में भी शो होती है। तो यहाँ पे जब हमको प्री का सिलेबस पता होगा, पता नहीं बाय हार्ट रटा होगा, ठीक है। और ये आप लोग प्रॉमिस करोगे आज मेरे साथ कि सिलेबस आज आपका रट जाएगा, कितना भी टाइम लग जाए, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 12 घंटे भी लगे, सिलेबस प्री और मेंस का आप रटोगे। सिर्फ लिखना नहीं, उसको हार्ड कॉपी में लिख के उसका अचार नहीं डालना है, उसको रटना है अच्छे तरीके से, ठीक है। हर एक पेपर का आपको पता होना चाहिए कि हमारे, यदि मैं मेंस की बात करूं तो जीएस पेपर फर्स्ट होता है, पहला तो ऐसे का होता है, देन उसके बाद जीएस पेपर फर्स्ट होता है, जीएस पेपर सेकंड होता है, जीएस पेपर थर्ड होता है, जीएस पेपर हमारा फोर्थ होता है, उसके बाद ऐसे तो पहले ही होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, ठीक है। आप जो भी ऑप्शनल लेंगे, चूज करेंगे मेंस में, ऑप्शनल के वहाँ पे 2 पेपर होंगे, और 2 पेपर में से आपको क्या करना है, जो भी आपका ऑप्शनल होगा उसमें से आपको ऑप्शनल कैसे पढ़ना है, इसके लिए मैं जल्द ही वीडियो लाऊंगी, ठीक है। हालांकि यहाँ भी मैं कुछ बताऊंगी, लेकिन अभी जो पूरा ओवरव्यू की बात कर रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो ये समझिए आपकी 2 ऑप्शनल के पेपर होते हैं, चाहे आपका जो भी ऑप्शनल हो, और उसके बाद 2 कंपल्सरी पेपर होते हैं, एक हिंदी का, एक इंग्लिश का। डजेंट मैटर कि आप किस मीडियम से हैं, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, वहाँ पे 2 कंपल्सरी पेपर हिंदी और इंग्लिश के होते हैं, वो सभी को देने ही पड़ते हैं। और यदि आप उस एग्ज़ाम में पास करते हो तभी आपकी जीएस पेपर 1, 2, 3 की कॉपियाँ चेक होती हैं, नहीं तो कॉपियाँ ही नहीं खोली जाती हैं। तो ये कंपल्सरी जो पेपर हैं इनको भी हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। और प्रीलिम्स में आपको पता है कि 2 होते हैं पेपर, यानी कि एक ही दिन हो जाते हैं, एक सुबह के बैच में होता है, एक शाम के बैच में होता है। तो एक जीएस का पेपर होता है और एक सीसेट का पेपर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबको हमको बैलेंस बना के चलनी है। अब आप ऐसा करें कि सीसेट में तो बस क्वालिफाइंग नंबर चाहिए तो हम कुछ भी कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है, सीसेट भी हमको फेल करा देता है। तो थोड़ी बहुत उसके बारे में भी हमको नॉलेज रखनी ही चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस पूरे एग्जाम में नहीं होना है। और जिसने भी ये गलती की कि मतलब बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस कि मुझे ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा भाई, फिर भी एक बार उसको देखो आप। क्योंकि हमको कोई मतलब आप देख रहे हैं कि अभी मैं 2020 की बात करूं तो समथिंग 6 लाख के आसपास स्टूडेंट जो थे वो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देने गए थे, ठीक है। तो अब वहाँ पे तो कुछ ऐसे ही निकल गए होंगे, और जिनके पास ओवर कॉन्फिडेंस था, मेरा ही एक फ्रेंड था, उसके पास काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंस था। एक पॉलिटी का इतना ईजी क्वेश्चन उसने गलत करके चला, मतलब उसको क्या लगा कि क्या है कि मेरा पॉलिटी के क्वेश्चन तो बहुत ईजी मैंने पढ़ के रखे हैं, और ये आया है क्वेश्चन और इसको मैं अच्छे से आसानी से सॉल्व कर लूँगा। अब उसके माइंडसेट में ये बातें थी, और उसने क्या किया कि सॉल्व कर रहा था और उसको ओवर कॉन्फिडेंस में ये नहीं ये होगा और टिक मार के चला आया। तो वहाँ पे उसका ओवर कॉन्फिडेंस उसे ले डूबा। पॉलिटी के कई सारे क्वेश्चन इतने इजी-इजी क्वेश्चन थे और उसने गलत कर दिया। क्योंकि उसको ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था कि मैंने जो-जो चीज़ें पढ़ रखी हैं वही-वही चीज़ें आ रही हैं। लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा घुमा के दिया था और वो बातें उसने ध्यान नहीं दी, ठीक है। तो ऐसी भी गलतियां, छोटी छोटी गलतियां हम कर जाते हैं और बाद में उसका हम
मतलब एनालिसिस कर पाते कि ये गलती हमने कर दी थी। इसलिए यदि हम पहले ही सुधर जाएँ तो क्यों ना, ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसलिए ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। किसी भी चीज़ में ओवर कॉन्फिडेंस जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, तो बिल्कुल भी नहीं होना है। चाहे वो जीएस पेपर प्री का हो, चाहे सीसेट का पेपर हो कि सीसेट हम तो यूँ चुटकियों में निकाल लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे फिर मेंस के जितने भी पेपर हैं, तो उनमें भी आपको अच्छे तरीके से अपना जो है पूरा, बात करें यदि, तो अपने माइंड को सेट करके रखना है, उसको कंट्रोल करके रखना है कि भाई अभी तुम ठहरे रहो, ठीक है? जैसे आप चलाओ वैसे ही आपका माइंड भी भागे। तो ये बातें आपको समझ में आ गई। अब जो सिलेबस रटना है वो रटना क्यों है? क्योंकि आपने समझ लिया कि जीएस पेपर 2 हो, जीएस पेपर प्री में होता है और जीएस पेपर में सब कुछ आ जाता है, ठीक है? अब जब सिलेबस रटेंगे आप तो वहाँ पे पता ही चल जाएगा आपको क्या-क्या चीज़ें वहाँ पे पढ़नी पड़ती हैं, और सीसेट में भी है। देन उसके बाद क्या है कि हमारा जो मेंस का है, और इसमें यदि हम बात करें मेंस के जितने भी पेपर की मैंने बात की, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, यहाँ पे जब आप सिलेबस रटा होगा, बाय हार्ट आपको रटा होगा, तो आपको प्रॉफ़िट क्या होगी? अब वो सुनिए, ठीक है? आपको प्रॉफ़िट क्या होगी यहाँ पे कि जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती है एक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए कि कौन-सा न्यूज़पेपर पढ़ें, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें और उसकी नोट्स कैसे प्रिपेयर करें। तो अब इसमें हमको क्या बातें ध्यान रखनी है, जब हमारा सिलेबस अच्छे तरीके से रट जाएगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग मेरी बातें मानेंगे, ठीक है? ये मत सोचिएगा कि ऐसे बकबका रही है, कोई फ़ायदा नहीं है, प्लीज़ मान के एक बार देखिएगा। मैं अपने लिए नहीं कह रही हूँ, आप अपने लिए मानेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी कि आप लोग सही ट्रैक पे जा रहे हैं, ठीक है? मैं आपको बहका के कुछ नहीं पाऊँगी कि आप ऐसा करिए, वैसा करिए, कुछ भी ये सब मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है? तो आप लोग प्लीज़ अपने से सोचिएगा, और वहाँ पे जब भी आप यदि सिलेबस रट लेते हैं, तो न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो देखिएगा फटाक से कैसे आप इंटरलिंक करते हैं। यानी कि न्यूज़पेपर में सपोज़ आप दैनिक जागरण पढ़ रहे हैं, दैनिक जो भी हमारा राष्ट्रीय आता है, तो वहाँ पे आप दैनिक जागरण पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा आपको कि जब भी आप पढ़ने बैठेंगे, पेपर उठा रहे हैं, पेपर में आपने पढ़ने बैठा कि यहाँ पे क्या है, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज जो भी है, तो इसमें टोटल आई थिंक 14 पेज होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आपको क्या होगा कि आपको समझ में आ जाएगा हमको क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है, क्योंकि आपने एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ पढ़ा, तो आपको समझ में आ जाएगा, हाँ, ये मेरे सिलेबस में था, ये मुझे पढ़ना चाहिए और अपनी नोट्स में नोट डाउन करना चाहिए। देन उसके बाद आपने पॉलिटी से रिलेटेड कुछ बातें पढ़ी कि संसद से रिलेटेड या सर गवर्नमेंट से रिलेटेड क्या पॉलिसी ला रही हैं, क्या कैसे बनाया जा रहा है नियम कानून, तो आप वहाँ पे तुरंत समझ जाएँगे कि ये बातें सिलेबस में थी, ये बातें हमारे लिए उपयोगी हैं। ठीक है? हम इकोनॉमिक्स से रिलेटेड पढ़ते हैं, तो वहाँ पे भी हमको जैसे ही हमको सिलेबस पता होगा, हमारे माइंड में क्लिक करेगा कि ये इम्पोर्टेंट बातें हैं, ये बातें हमको नोट डाउन कर लेनी चाहिए, चाहे यूएन से संबंधित आए, चाहे आपका वर्ल्ड बैंक से संबंधित है, आईएमएफ से संबंधित है, कुछ भी आता है आपको। तो वहाँ पे हमको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये चीज़ें मतलब हमारे लिए रिलेवेंट है, इसको हमको करना चाहिए। बहुत ही आसानी से आप सिलेबस रटने के बाद ना, न्यूज़पेपर को आप इतना जल्दी पढ़ के ख़त्म करेंगे और उसकी नोट्स भी प्रिपेयर करते जाएँगे कि आपको खुद ही नहीं पता चलेगा कि ये कैसे हो गया। ठीक है? क्योंकि आपको वो चीज़ें पता होंगी, भाई आपको पता है। अब यहाँ पे आप अपने से ही सोचिए कि आपको सपोज़ सिलेबस नहीं रटा है, ठीक है? ना प्री का पता आपको सिलेबस, ना मेंस का पता, बिल्कुल भी नहीं पता आपको। अब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, वहाँ पे पढ़ते जा रहे हैं, अब भैया कौन बताएगा? दैनिक जागरण लिख के भेजेगा कि ये आपकी यूपीएससी के लिए रिलेवेंट है। उसका तो न्यूज़ देना काम है, वो तो लिख के दे दिया, या द हिंदू वाला, ठीक है? तो ये लोग क्या करते हैं, न्यूज़ दे दिए, एडिटोरियल दे दिए, अब वहाँ से हमको छँटनी करनी है ना। तो हमको तो पहले उसका जो जान है, सिलेबस है, उसको पता करना पड़ेगा, और उसके बाद हम बहुत ही आसानी से उसकी छँटनी कर लेंगे। तो जिनका ये भी प्रॉब्लम हो कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें, तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करके कह रही हूँ कि पहले सिलेबस रटें, देन उसके बाद ये न्यूज़पेपर आप पढ़ें। बहुत ही ईज़िली आप सब कुछ आपके फ्रंट पेज में आपके लिए क्या रिलेवेंट है, क्या नहीं है, वो आप बहुत ही आसानी से उसको छाँट लेंगे। कोई भी आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी, ठीक है? बिल्कुल बहुत बेहतर तरीके से आप उसको अलग कर लेंगे। मतलब आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि मैं इसमें से क्या अलग करूँ, क्या नहीं। हाँ, थोड़ा आपको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा उसके लिए, और ये बात भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है? कि जैसे गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई आता है, हमारा जो भी एडिटोरियल आता है या कि कहीं पे भी पॉइंट आते हैं पॉलिटी में जो न्यूज़पेपर में आ रहे हैं, ठीक है? अब वहाँ पे थोड़ा आपको एक्स्ट्रा वर्क करना है
कि जो दिया है वो तो ठीक है, बस आपको गूगल में थोड़ा और सर्च करना है गवर्नमेंट का इसमें क्या रोल है, इसके क्या प्रॉफिट है, क्या इसके लॉस है, इसको कौन क्या कर रहा है, थोड़ी बातें अपने से भी सर्च करनी, जितना हमारे उसमें दिया है न्यूज में तो वो तो ठीक है, और नहीं दिया तो आप कहीं से सर्च करके या तो ई मोड में आप अपनी नोट्स प्रिपेयर करिए, या तो आप क्या करिए कि अलग अलग सब्जेक्ट के लिए आप क्या करिए, एक बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बता रही हूँ, एक काम आपकी बहुत अच्छी शॉर्ट नोट तैयार हो जाएगी। यहाँ पे हमको क्या करना क्या है, ठीक है, कोई छटनी वटनी नहीं करनी पड़ेगी। हम जीएस पेपर फर्स्ट, जीएस पेपर सेकंड, जीएस पेपर थर्ड, जीएस पेपर फोर्थ, ठीक है, इसके लिए हम क्या कर लेंगे, प्री मेंस के लिए अपना जो भी है नोट्स सब प्रिपेयर कर लेंगे अलग अलग। आपको पता होगा A4 साइज के पेपर में ही लिखना पड़ता है हमको, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 पेज का लेना है आपको, स्टेपलर कर लेना है उसका, ठीक है, स्पायरल वगैरह कुछ नहीं, स्टेपलर कर लेंगे आप उसको, 15-20 पेज, ज़्यादा नहीं लेने, क्योंकि ज़्यादा भारी नोट्स हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, देख देख के ही उसको बेहोश हो जाएंगे, भैया रिवीजन कौन करेगा। तो इसलिए आपको क्या करना उसको, हाँ ये है कि एक पेज में आप जितना छोटा छोटा लिख सकते हो, जितनी बातें लिख सकते हो लिख लीजिए, है तो एक पेज ही, चलो फटाफट निपटा लेते हैं इसको, ठीक है। इस तरीके से आपका रिवीजन करने में भी क्या होगा कि आसानी होगी, आप अच्छे तरीके से कर लेंगे। तो मैं न्यूज़ पेपर के लिए आपको बता रही हूँ नोट्स बनाने का तरीका। सपोज आपको आया, आपको सिलेबस रटा हुआ है, आपको सारे जीएस पेपर जितने भी हैं प्री मेंस के, सब कुछ आपको पता हुआ क्या क्या कहाँ पे है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि जैसे हमारा जीएस पेपर 2 आता है या जीएस पेपर फर्स्ट आता है, तो आपको पता है कि इसमें जियोग्राफी पूछा जाता है और हमारा कुछ महिलाओं से रिलेटेड पूछे जाते हैं, जो भी हैं, या कि यहाँ पे हम बात करें हिस्ट्री से रिलेटेड आता है, तो आप क्या करेंगे, लेकिन जब आपको सिलेबस पता होगा तब, मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप रट लेंगे आज, ठीक है, और ये मैं आशा कर रही हूँ कि रट लेंगे आप आज सिलेबस को। तो वहाँ पे क्या करेंगे आप कि उसको छांट लेंगे कि ये चीज़ें हैं, और यदि नहीं मिल रहा तो यार मतलब इंटरनेट का ज़माना है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप गूगल में डालेंगे, कहीं भी डालेंगे, आपको अलग अलग मिल जाता है कि भैया इसमें पेपर थर्ड में या पेपर सेकंड का ये टॉपिक है, ये ऐसे है, उस तरीके से समराइज करके। यूट्यूब में भी आपको कई सारे ऐसे वीडियोज़ मिल जाएंगे कि वो सब कुछ करके बताते हैं, बट आप यदि खुद अपने से करेंगे तो मुझे लगता है बेहतर होगा। तो वहाँ पे आप क्या करेंगे कि जैसे जीएस पेपर सपोज फर्स्ट का कुछ आता है, जियोग्राफी से रिलेटेड आ गया, वुमेन से रिलेटेड कुछ आ गया, तो वहाँ पे तुरंत आप क्या करेंगे, जो जीएस पेपर फर्स्ट की आपकी नोट्स है करेंट अफेयर की, उसमें आप मेंशन कर देंगे, ठीक है, ये बातें हैं इसमें, ये गवर्नमेंट का रोल है और ये इसके प्रॉफिट है, ये लॉस है, इसने इसको लॉन्च किया, बस उतना आपको लिखना है, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने करंट अफेयर्स की, और यदि एक नोट्स में हम करंट अफेयर बनाते हैं, फिर हमको एक रिवीजन जब करते हैं, तो या तो हम सब पढ़ें, आप थोड़ा मेरी बातों पे गौर कीजिएगा, या तो हम सब पढ़ें और या तो फिर हम क्या करें कि यानी मतलब अभी जीएस पेपर फर्स्ट के लिए ये टॉपिक हैं उसको छांटे फिर पढ़ें, या कि इसके लिए ये टॉपिक है, इससे बेहतर है कि हम पहले से ही छटनी करके बना लें तो बेटर होगा। आई होप कि आप समझ रहे हैं। जो भी डाउट हो प्लीज़ बिना डरे मुझे कमेंट करके बताना है, मैं फिर से आपको बताऊंगी, हालांकि मैं अपने पॉलिटी में बताती ही रहती हूँ आपको क्या कैसे करना है, ठीक है, लेकिन फिर भी डाउट लगे तो बताना है। अब हमारी बातें कहाँ तक कंप्लीट हो चुकी हैं, हमारा माइंडसेट बन चुका है, हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, हमारे प्री मेंस के जो भी हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अब मुझे लगता है कि यहाँ पे तक की न्यूज़पेपर तक की, क्योंकि न्यूज़पेपर बहुत बड़ा एक इशू है, तो उसका भी डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। और प्लीज़ हिंदी इंग्लिश मिला के पढ़िएगा, ठीक है, कोई भी वर्ड इंग्लिश पढ़ने से डरिएगा मत। यदि आप में से जिसको भी डर लग रहा हो तो आज बिल्कुल दिल में हाथ रख के निकाल दीजिए कि भैया इंग्लिश पढ़नी ही है, बिना पढ़े नहीं हो सकता, इसलिए डरना वरना नहीं है, ठीक है। इंग्लिश के कहीं पे वर्ड आते हैं तो आप यदि इंग्लिश में आ रहा है डेवलपमेंट, तो आप इंग्लिश में ना लिख के हिंदी में भी लिख देंगे तो वहाँ पे कोई इशू नहीं है। आपको एग्जामिनर भी यदि आप आसान तरीके से लिखते हैं तो उसको भी आसानी रहेगी पढ़ने समझने में, तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं, सिलेबस परिचय तक हो गया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। अब हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की कि हमको क्या करना है यहाँ पे। तो एक हमको सिर्फ यार बस बहुत छोटा सा कंटेंट लेके चलना, अपना बहुत छोटा सा, पूरा एकदम कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए, बस इतनी ही चीज़ें पढ़नी है और इतने में ही हमको निकालना है फुल कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है। तो अब इसका आप नोट करोगे, जो सिलेबस परिचय हो गया, एग्जाम का पैटर्न हो गया और माइंड सेट हमारा हो गया। अब हमारा जो आ रहा है नेक्स्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो अब इसमें आपको क्या करना है,
कि चाहे वो प्री के हों, चाहे मेंस के हों, उनको देखना है। कोई क्वेश्चन अलग से किसी का क्वेश्चन बैंक वगैरह कुछ नहीं लेना। सिर्फ़ आपको, यदि आपको हार्ड कॉपी में मिल रहा तो ठीक है, नहीं मिल रहा तो बिल्कुल बहाने नहीं बना के बैठना, ठीक है? आप मोबाइल से भी पूरी पढ़ाई कर सकते हैं। तो बहाने तो बिल्कुल नहीं बनाना कि मेरे पास अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, मुझे हार्ड कॉपी में मिलता नहीं, मोबाइल से पढ़ने में मज़ा नहीं आता है। और मज़ा-वज़ा कुछ नहीं होता है। हमको करना है सो करना है, और नहीं करना तो फिर छोड़ दो यार, नहीं करना। और करना है तो ये मज़ा-वज़ा क्या है कि हम मोबाइल में पढ़ रहे हैं, लैपटॉप में पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा मज़ा नहीं है। मैंने कुछ लोगों का सुना है, प्लीज़ आप लोग बुरा मत मानिएगा। लेकिन ना कहीं-कहीं सच बोलना पड़ता है, ठीक है? कि कुछ लोगों ने तो कहा, यार मुझे तो करना था बट क्या करूँ, लॉकडाउन लग गया, अब कुछ हो नहीं पा रहा, बुक आ नहीं पा रही, करूँ कैसे? अरे ये कुछ नहीं होता, मतलब करना है सो करना, बस इतना दिमाग में रखो हमको करना है। और इसी साल निकालना है, फिर वो चाहे मोबाइल में मिले, चाहे लैपटॉप में मिले, चाहे कहीं भी मिले। यदि हमको स्पेक्ट्रम की बुक हमारे पास नहीं है और हमको पढ़नी है, अभी कंप्लीट करनी है, तो 200-250 पेज की जो बुक होती है, मोबाइल से पढ़ सकते हैं, पीडीएफ ईज़िली आपको अवेलेबल हो जाती है। ठीक है? और आप आईएएस पॉइंट के कई सारे जो भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, टेलीग्राम ग्रुप हैं, वहाँ पे आप एसएमएस करके भी बोल सकते हैं कि हमको ये बुक चाहिए, और बिल्कुल आपको मिलेगी पीडीएफ में, ठीक है? तो आप लोग वहाँ से भी कंप्लीट कर सकते हैं। बस मेरा ये कहना है कि जब यदि ठान लिए हो, तो फिर पीछे नहीं हटना है कि ये बहाने, वो बहाने, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। यार पूरा, मैं तो कहती हूँ कि पूरा आप इंटरनेट से ही आप यूपीएससी क्लियर कर सकते हो, और बहुत से बच्चे ऐसे करते भी हैं, ठीक है? तो वहाँ पे खुद की आप नोट्स बना लो पढ़-पढ़ के। एक बार थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, और ऐसा नहीं कि सारा दिन ही मोबाइल देखिए कि आपकी आँखें भी ख़राब हो जाएँ, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो लेकिन फिर भी हम बहाने नहीं बना सकते हैं। बस मेरा कहने का मतलब ये है, आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि जिसके पास क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के नहीं है, तो अब नहीं, मैं क्वेश्चन पेपर कहाँ से पाऊँ? मैडम ने तो ऐसा बोला था, आपको इंटरनेट पे मिल जाएँगे, तो आप क्या करेंगे, पूरा 2013 से लेके 2019 तक के क्वेश्चन मिल जाएँगे, ठीक है? आपको हार्ड कॉपी अवेलेबल है तो बेहतर है, आपके पास तो है ही। नहीं अवेलेबल है तो भी बहाना नहीं करना है, उसको आप ई मोड में देखेंगे, और उसको क्या करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे प्री का भी और मेंस का भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, सपोज आप, यदि मैं बात करूं, तो यहाँ पे हम बात करें तो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री से रिलेटेड हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है? या कि हम अपने जो हमारी पार्लियामेंट है, सॉरी संसद है, तो उससे रिलेटेड हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे अब हमको पता ही नहीं कि मेंस में कैसे क्वेश्चन आते हैं, प्री में कैसे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं उसमें कुछ पता ही नहीं चलेगा। लेकिन जैसे ही हम देखेंगे कि इस साल मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया था, प्रीवियस ईयर मतलब कि और प्री में ये क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उस हिसाब से आप अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। और यदि छँटनी करने में भी प्रॉब्लम हो, टाइम की बचत करनी हो, तो आपको क्या करना है कि आपको सीधे तौर पे, यानी कि हम बात करें तो जो घटना चक्र आती है, टाइम कम है क्योंकि हमारे पास 27 जून को हमारा एग्ज़ाम है। ठीक है? घटना चक्र आती हैं, मुझे तो नहीं पता कि मोबाइल में मिलती है कि नहीं, यानी ई मोड में कितनी अवेलेबल है कि नहीं, मैंने चेक नहीं किया है। बट आपको यदि मार्केट से मिल जाएगी तो सभी सब्जेक्टों की आप ले लेंगे, तो वहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर होते हैं, तो वो विथ सॉल्व के क्या होते हैं, अलग-अलग छाँट के दिए होते हैं कि संसद से जीएस पेपर 2 में संसद से ये क्वेश्चन पूछा गया है, प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी बता रही हूँ, ठीक है? और इसके लिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, उस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, अपना तैयार कर सकते हैं कि किसके लिए क्या-क्या, मतलब आपको क्वेश्चन छँटनी नहीं करने पड़ेंगे कि 2018 का पहले आप पेपर देखिए, उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि कौन से क्वेश्चन संसद से रिलेटेड आया है, क्या-क्या पूछा गया है। तो मतलब थोड़ा आसान हो जाएगा आपको, ठीक है? तो यदि घटना चक्र आपके पास अवेलेबल हो, तो ले सकते हैं, और यदि नहीं भी अवेलेबल हो, तो पहले फटाफट आप क्वेश्चन देख लीजिए। सिलेबस देख लीजिए, क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर के आपके बिल्कुल हाथ में होने चाहिए कि कब क्या पूछा गया था, कैसे-कैसे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न चेंज होता है, आंसर कहीं न कहीं वही हमको लिखना पड़ता है। ठीक है? ये बात आप हमेशा याद रखना कि हमेशा क्वेश्चन का पैटर्न चेंज होता है, आंसर कहीं न कहीं वहीं उसके क्वेश्चन में ही छुपा होता है। आप प्रतिभा वर्मा मैम का इंटरव्यू देखेंगे, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी। और हाँ, एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि सबकी बकवास सुनने से बेटर है, हालाँकि यहाँ पे मैं भी बोल रही हूँ तो आप सुन रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, मतलब कुछ की सुनना चाहिए, ठीक है? लेकिन आपको जो लगे कि सही गाइडेंस कर सकते हैं, आप टॉपर्स के इंटरव्यू देखें तो बहुत अच्छी बात होगी। जितने भी टॉपर्स हैं, कि कोई क्या बता रहा, कोई क्या कह रहा, डज़न्ट मैटर, हमको नहीं सुनना किसी की। टॉपर्स के आप इंटरव्यू देखिए, वो जो बता रहे हैं,
एक के नहीं, कई सारे जितने भी टॉपर्स हैं 2017 के, 18 के, 19 के, उनके इंटरव्यू देखिए, देन उसके बाद आप एनालिसिस करिए कि हमको क्या करना, और बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करना 2019 में, मतलब 2021 में नहीं हो, 22 में देंगे ना यार। अब ऐसा नहीं कि आप हड़बड़ा जाओ कि अभी अक्टूबर लगा है, जून में पेपर होना, हालांकि वैसे भी टाइम काफ़ी है, बट पढ़ना भी बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए आपको बिल्कुल भी हड़बड़ा के नहीं चलना है। और प्री मेंस की तैयारी अभी आपको साथ में करनी है। फरवरी से आप अपना प्री का ही कंसेप्चुअल जो भी है वो पढ़ेंगे, लेकिन पहले अभी यहाँ का हमको प्री और मेंस की साथ में लेके प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। और उसके लिए ये बहुत बेसिक चीज़ें जो मैं बता रही हूँ आपके पास होने चाहिए, ठीक है। आप वीडियो में तुरंत लौट के आएँगे 2-3 दिन बाद, जिस दिन भी आके, और ईमानदारी से प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा कि हाँ, मेरे पास ये चीज़ें कंप्लीट हो चुकी, मेरी चीज़ें मेरे पास आ नहीं चुकी हैं, कंप्लीट हो चुकी, मैंने रट डाला, ठीक है? ये बताना है आके। उसके बाद आपका टाइम टेबल, यहाँ पे वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला, प्लीज़ थोड़ा अपना माइंड अच्छे तरीके से यहीं पे बैठा के रखिएगा, ठीक है? अब हमारा आता है टाइम टेबल। टाइम टेबल में हम क्या बात करेंगे कि हमारा एक टाइम टेबल होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए, यानी कि आपने यदि सुबह 8 बजे से भी पढ़ने बैठे हैं तो फिर मान के चलिए कि 12 से 1 बजे तक आपको पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए। पूरा अपना टाइम टेबल फिक्स करके चलना है। टाइम टेबल का मतलब है कि हमें इतने टाइम में अपने वर्क ख़त्म कर लेने हैं। और हाँ, टाइम टेबल में एक और प्रॉब्लम होती है कि अब हम सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल बनाएं या कि अपने टारगेट वाइज, तो मेरे हिसाब से बेटर रहेगा आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो। बट वहाँ पे यदि आप एक दिन का जितना भी टास्क रखते हैं, यदि टारगेट वाइज हम स्टडी करते हैं कि मुझे, यदि मैंने लक्ष्मीकांत उठाई है तो मुझे 15 डेज के अंतर्गत ख़त्म ही करनी है उसको, और विथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, विथ हमारा सिलेबस, उसके साथ साथ पूरा हमको सब कुछ देखते हुए, सॉल्व करते हुए, हमें 15 दिन के अंदर अंदर लक्ष्मीकांत ख़त्म कर देनी है। चाहे उसके पास फिर उसके लिए आपको टाइम 12 घंटे क्यों ना देना पड़े। आप बहुत स्मार्ट है, 4 घंटे भी दे सकते हैं, लेकिन यदि आपका नहीं हो रहा तो आप उसके लिए 12 घंटे भी देंगे, यदि सच में करना, जिनको जो सीरियस स्टूडेंट है उनके लिए यदि करना है तो फिर आप 12 घंटे भी देना पड़ रहा है तो आप देंगे। बट टारगेट पे पढ़ाई होनी चाहिए कि मुझे, क्योंकि हमारे पास टाइम इतना नहीं होता यार कि हम 3 महीने में लक्ष्मीकांत ख़त्म करें, 4 महीने में बिपिन चंद्र ख़त्म करें, 5 महीने में स्पेक्ट्रम ख़त्म करें, चलो भैया टाइम तो ऐसे ही चला गया। ऐसे नहीं करना, क्योंकि सिलेबस यूपीएससी का इतना छोटा नहीं होता है, हमको सारी चीज़ें कवर करनी पड़ती हैं। तो यदि इस हिसाब से पढ़ते हैं टारगेटेड पढ़ाई की हमको, और सभी लोग यही करते हैं जो सक्सेसफुल पर्सन है, मैं इसीलिए बोलती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा टॉपर्स के इंटरव्यू सुनती रहती हूँ, आप लोग, इसीलिए बोलती हूँ कि आप टॉपर्स के इंटरव्यू सुनिए, क्योंकि आप एक दिन खुद टॉपर्स होंगे और आपको लोग सुनेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे सुनिए और एनालिसिस करिए कि क्या चीज़ें हम गलत कर रहे हैं, कहाँ पे गलत जा रहे हैं, कहाँ पे सही जा रहे हैं। तो तब आपको समझ में आएगा कि टाइम टेबल ऐसा नहीं बनाना हमको, हाँ ये रहे कि हमारा टाइम टेबल, अब यहाँ पे थोड़ा पूरा अच्छे से इसका कंसेप्ट समझ ही लेते हैं। तो हमको क्या करना, क्या है कि टाइम टेबल जो हमारा होना चाहिए वो सिर्फ ऐसे नहीं होना चाहिए कि हमने 2 घंटे के लिए हिस्ट्री के लिए रखा, 2 घंटे के लिए पॉलिटी के लिए रखा, 2 घंटे के लिए अदर सब्जेक्ट के लिए रखा, ना तो हिस्ट्री ख़त्म कर पाए, ना तो पॉलिटी ख़त्म कर पाए। अब पता चला यार भाई जून आ गया, अब क्या करें हम, पेपर होने वाला है, वैसे में तो हम और भी डिप्रेस्ड हो जाएँगे। अब क्या करें, क्या होगा, कैसे होगा? वो सब कुछ नहीं करना, और मेंस को टारगेट लेके चलना है, ठीक है? हम प्री की और मेंस की तैयारी साथ में करेंगे तो बेहतर होगा। ऐसा नहीं है कि हम प्री की पहले करें, मेंस की बाद में करें, क्योंकि 2 से 3 महीने मिलता है और मेंस में बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है तो हम कुछ नहीं उखाड़ पाते हैं, ठीक है? इसलिए हमको साथ में लेके चलनी है सारी बातें। देन उसके बाद टाइम टेबल का आपको समझ में आ गया है कि किस तरीके से करना है, और आपको टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए। वो कैसे आएगा आपको, कि आपका टाइम जो फ़ेसबुक में जा रहा है, जो व्हाट्सएप में जा रहा है, जो टेलीग्राम में जा रहा है, जो अदर सोशल मीडिया में आपका टाइम जा रहा है, तो आपको ये जो आपकी, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मित्र मंडली आपके पास हो, बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स हो, तो उनसे बात करने में टाइम चला जाता है, उनसे मिलने में टाइम चला जाता हो, कहीं पे भी जहाँ भी टाइम जा रहा, क्योंकि अब यदि आप मेरी बात मानिए तो यदि आप में से जो भी, हम सभी में से जो भी अपना पूरा 100% देंगे, उसी का 27 जून को पेपर क्लियर हो सकता है। क्योंकि अभी अक्टूबर है, आपको पता है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है? 6, 7, 8 महीने हैं, तो यहाँ पे अभी कम नहीं है। तो इसके लिए हमको बहुत ही
एकदम से अपने माइंड को मतलब एक स्थिर तरीके से बैठा के चलना पड़ेगा कि भैया अभी तुम सबसे दूर रहो। आपको अभी वीडियो देख रहे हो तो ठीक है ऑनलाइन रखो, लेकिन फिर भी किसी का एसएमएस भी आ रहा है, आप सबको म्यूट कर दो। यदि हो सकता है कि बहुत सी चीज़ें नहीं हम मोबाइल से ही कर रहे हैं, लैपटॉप से ही कर रहे हैं, तो किसी का एसएमएस वगैरह भी आ रहा है तो आप उसको म्यूट कर दो। सारे जितने भी आपके ग्रुप में मेंबर हो, जितने भी लोग हों, या तो हट सकते हैं आप तो उन सबसे हट जाइए। मैं तो यही कहूँगी कि यदि हट सकते हैं, हालाँकि ज़िंदगी से हमको बिल्कुल नहीं हट जाना कि मतलब सबसे मिलना-विलना छोड़ दें, ऐसा नहीं। हमारी फैमिली है हमारे लिए, वो भी एक अच्छे तरीके से मोटिवेट करने का काम करती है। कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं हमारे, जो कि हो सकता है कि यूपीएससी की तैयारी ही कर रहे हों या कुछ और, तो लेकिन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना प्लीज़ कि कहीं पे भी, कि यदि आप ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप आज यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं, उसके बाद से आप ये प्रण करेंगे कि आप ज़्यादा टाइम कहीं पे भी वेस्ट नहीं करेंगे कि क्या कैसे कुछ होता है, ठीक है? जो भी होता है, दुनिया किधर की किधर जा रही है, कहीं कुछ हमको नहीं जानना। दुनिया कह रही तुम स्वार्थी हो गए, भैया हम स्वार्थी हो गए हैं, तो बस इतना। हमको हो सकता है कि बहुत से बोले, "अरे यार तुम तो मिलते ही नहीं हो, तुम तो मिलती ही नहीं हो, आने ही नहीं मतलब कि सब कुछ छोड़ दी, पता नहीं क्या कर रहे हो।" यार भैया हम छोड़ दिए हैं, साधु हो गए, हमको कुछ नहीं मतलब है किसी से। बस अपना क्या करेंगे, हमको सिर्फ़ अपना 100% देना है। ये मैं 2021 वालों के लिए बोल रही हूँ, जिनका 27 जून लिख लीजिए आप कहीं पे कि 27 जून को ही हमको जाना है, ठीक है? तो उसके लिए हमको तैयारी करनी है और उसके लिए करनी है ये सारी चीज़ें 2-3 से मतलब 2 से 3 दिन के अंदर, इसीलिए मैं बोल रही हूँ विथ टारगेट के आप पढ़ाई करो। ऐसे नहीं होने वाला कुछ भी कि हमने आज पढ़ा, कल पढ़ा और हाँ, बिल्कुल रेगुलर पढ़नी है। ठीक है? तो यदि सच में करना है, हो सकता है कि मेरी बात किसी को भी बुरी लग जाए, मैं उनके लिए माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन यदि सच में करना है, तो फिर करना ही है। ठीक है? फिर वो हमको ना तो व्हाट्सएप डिस्टर्ब कर सकता, ना टेलीग्राम, ना इंस्टाग्राम, ना फेसबुक, जो भी है सब डिलीट मारो यार, कोई फ़ायदा नहीं है इनसे। ठीक है? और डिलीट भी नहीं मारना, बहुत ही उसके बिना हम जी ही नहीं सकते हैं। तो ठीक है, कभी-कभार, ज़्यादा नहीं 10 से 5 मिनट। कभी-कभार यदि आप एक बैठने पढ़ने बैठे हैं, तो 5 से 6 घंटे एक बार में ही उसको पढ़ के ही ख़त्म करिए। ठीक है? उसके बाद ही मोबाइल-वोबाइल आप जो भी चलाना है, मोबाइल लीजिए अपने हाथ में। वो जो मैंने बताया ना कि बुक नहीं है, तो आपको मोबाइल से ही हो सकता है पढ़नी पड़ जाए, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, मैं नहीं कहती सबके पास हर एक चीज़ होती है। सबके पास प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन सबके पास प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी होता है, यदि आप सच्चे दिल से निकालना चाहें तो। ठीक है? तो इसलिए सबको आपको क्या करना है, डिलीट नहीं मारना है। तो भी आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिए। आपके फ्रेंड के पास टाइम वेस्ट जा रहा है, बात करने में उससे टाइम वेस्ट जा रहा है, हाँ यार कैसे हो, क्या कर रहे हो, अरे यार तुम तो ये वो दुनिया भरे का, उसने ऐसा बोला, चल खेलने चलते हैं। तो ये सारी बातें आप थोड़ा एनालिसिस करो कि वहाँ पे हमारा टाइम कितना वेस्ट जा रहा है, ठीक है? यानी यही टाइम हम सही, जो टाइम हम उससे इतना 1 घंटा बतियाने में लगा दिए, और जब से ये फ्री का मैटर आया यार, कोई फ़ोन रखने का नाम ही नहीं लेता। एक बार आप कॉल कर दो, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सबके साथ ऐसा ही होता हो, ठीक है? एक बार आप कॉल करो और वहाँ पे फिर ऐसा, हाँ, क्या हुआ? हाँ, क्या और बताओ? अब यार कितना और बताओगे आप? इसलिए मतलब मैं कहना चाहती हूँ कि जो मतलब ये कर रहे हैं कि दूर है इन सब से, तो अच्छी बात है। जो नहीं दूर है, वो भी यदि हो जाएँगे, तो और अच्छी बात उनके लिए होगी। मेरे लिए कोई नहीं है कि आप बात करें, मैं आपसे कुछ जलीस-वलीस नहीं हूँ कि मुझे जलन हो रही है कि आप किसी से बात करेंगे कि नहीं करेंगे। बस आपको ये चीज़ें सोचनी हैं। ठीक है? आप टाइम टेबल का मैनेजमेंट सही तरीके से करेंगे, सही तरीके से टाइम टेबल बनाएँगे और टारगेट के साथ हमें, चाहे वीकली टारगेट बनाइए, वीकली बनाएँगे तो बेहतर रहेगा, या कि आप जिसमें भी मतलब क्या हो, कम्फ़र्ट हो कि मैं 1 दिन का टारगेट बनाता हूँ कि इस चीज़ को, तो यदि हम बनाते हैं कि 1 दिन में इतना चीज़ें ख़त्म करनी है सिलेबस के अकॉर्डिंग, इधर-उधर नहीं जाना। लक्ष्मीकांत के भी कुछ पॉइंट, कुछ टॉपिक, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है? तो हमको सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है कि बस इतना ही हमको पढ़ना है, इतनी ही चीज़ें पढ़नी है। और यदि अभी आप बिल्कुल सोच रहे हैं कि कुछ भी प्रिपरेशन नहीं, थोड़ा बहुत प्रिपेयर हैं आप और सोच रहे हैं 2021 का देना है, तो सबसे पहले तो 2-3 मतलब कि 2 महीने के अंदर-अंदर टारगेट बनाइए कि हमको जितनी भी एनसीईआरटीज़ हैं बिल्कुल घोंट के पी जानी है। चाहे टाइम कितना भी लगे, डज़न्ट मैटर, टाइम नहीं देखना आपको। और ये टाइम बना के बिल्कुल भी पढ़ना नहीं है कि मैंने 4 घंटे ही मुझे पढ़ना है, हो तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा।
4 घंटे मुझे नहीं पढ़ना, 4 एनसीईआरटी एक दिन में ख़त्म करनी है, मुझे ऐसा पढ़ना है, ठीक है? ऐसा हमको बना के चलना है कि एक सब्जेक्ट की एनसीईआरटी मुझे इतने दिन में ख़त्म करनी है, एक सब्जेक्ट की इतने दिन में ख़त्म करनी है, एक सब्जेक्ट की इतने दिन में ख़त्म करनी है, यानी कि 2 महीने के अंदर-अंदर हमको सारी एनसीईआरटीज़ ख़त्म करनी है, क्योंकि उसके बिना पढ़े हमारी नैया पार हो नहीं सकती है। तो उसके कंसेप्ट हमको क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि हमको सिर्फ मेंस नहीं लिखने, प्री का भी पेपर देना है, तो दोनों ही चलना पड़ेगा। और रही बात कि ऑप्शनल का प्रिपरेशन कैसे करें, ठीक है? तो ऑप्शनल को आप लोग क्या करेंगे, और प्लीज़ वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, देखते रहिएगा, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है, मुझे सारी बातें बतानी पड़ रही हैं, तो इसलिए टाइम लग रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ 2-3 बातें और हैं, तो उसके लिए अब यहाँ पे आता है कि आपका एक सबसे बड़ा जो इशू होता है, पहले हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा कंटेंट होता है उसको, मतलब कि जितने भी हमारे जो मैटर होते हैं पढ़ने वाले, उनको हम कितना लिमिट में रखें, ठीक है? तो अपने कंटेंट को कैसे मैनेजमेंट करें, वो बातें भी आपको मैं हालाँकि पहले भी बता चुकी हूँ, हमेशा वीडियोज़ में अपने बताती रहती हूँ जब मैं एनसीईआरटी पढ़ाती हूँ। लेकिन जो भी नहीं सुनते हैं, जो भी नहीं फॉलो करते हैं, मैं उनके लिए बताना चाहूँगी कि प्लीज़, जो मैंने अभी आपको बताया कि टारगेटेड बेस पे पढ़ाई करनी है। और अब मुझे लगता है कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कन्फ्यूज़ मत होना कि टारगेटेड बेस पे कैसे, ठीक है? मैंने बता दिया कि आप इतना टास्क रखिए सिलेबस के अकॉर्डिंग, और 27 जून को मद्देनज़र रखते हुए, 27 जून को भूलना नहीं है कि इस दिन हमारा पेपर है, ठीक है? इस दिन को आप याद रखना है, और इस दिन के हिसाब से आपको पढ़ना है कि इतने दिन का मेरे पास, आपके पास सामने कैलेंडर होना चाहिए, कि नहीं है तो बना लो, नहीं है तो बना लो यार, मेहनत करो, जो भी है आपके पास नहीं है तो आप कैलेंडर भी बना डालो खुद से ही, ठीक है? जून तक का मतलब मेंस के पेपर तक का कैलेंडर सितंबर तक का अच्छे से बना ही लीजिए आप, नहीं है तो। क्योंकि यार मेरा मानना है कि आप प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूँढिए, प्रॉब्लम्स है उसको लेके बैठिए मत। उसको लेके बैठने से टाइम खराब होगा, कुछ होता नहीं है, ठीक है? तो आपको उस तरीके से पढ़नी है। और रही बात मेंस की, तो आप ये सारे जो स्टैटिक पोर्शन है उसको कंप्लीट करेंगे ही, लेकिन ये जो चीज़ें होती हैं हमारी मेंस की, और जो भी आपका अब मेंस आपने क्या रखा है, हालाँकि उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना के ही समझा पाऊँगी क्या कैसे रखना चाहिए। लेकिन जो भी आपका मतलब सॉरी ऑप्शनल का टॉपिक है, ठीक है? मेंस में नहीं, ऑप्शनल का जो टॉपिक है, जो पेपर 2 होते हैं, उसमें 2 पेपर होते हैं, ठीक है? तो उसमें आपको क्या करना है, जो भी आपका ऑप्शनल हो, मैं नहीं कहती आपका हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, जो भी आप ऑप्शनल रखे हो, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, उसको आपको, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, डेली का हमको 2 घंटे देना ही देना है, ठीक है? 2 घंटे देना ही देना है। अब यहाँ पे अब टारगेटेड बेस मैं जो बता रही हूँ, शायद ही उसमें आपको थोड़ा बहुत टाइम 4 से 5 घंटे ही आप अपने लिए निकाल पाएँगे, और उसके अलावा मुझे नहीं लगता किसी के पास और भी बहुत सारे काम होंगे। जो जॉब वगैरह करते हैं उनको छोड़ के अब तो सबके पास सिर्फ पढ़ना ही काम है। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है, ठीक है? और जिनके पास काम भी है वो भी अपना अच्छे तरीके से मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो हमको कम पढ़ना है, ज़्यादा टाइम रिवाइज करना है, यानी 2 महीने के अंदर-अंदर एनसीईआरटी हमको 102 बार पढ़ डालनी है, ठीक है? विद्युत के मतलब उसके नोट्स के साथ हमको पढ़ डालनी है, उसका नोट्स भी प्रिपेयर करते जाना है, और ऐसे नहीं कि निकल जाना पढ़ के। मैंने 12 घंटे का जो टाइम दिया आपको, 16 घंटे का टाइम तो देखना ही नहीं है आपको कितना लग रहा। ठीक है? जितना भी लग रहा खाने-पीने के अलावा जो भी टाइम है हमारी पढ़ाई में जा रहा है, अच्छी बात है। तो वहाँ पे हमको ये देखना है, एक चैप्टर यदि आप पढ़ रहे हैं उसका अच्छे तरीके से 1 से 2 बार पढ़िए, और ऐसे नहीं कि आज आपने उस चैप्टर को पढ़ा, 3 दिन बाद उस चैप्टर को फिर पढ़ना आपको, ताकि वो आपको भूले ना वो चैप्टर। जितना भी 2 महीने के अंदर, कोई बड़ी बात नहीं है। एनसीईआरटी आप अच्छे तरीके से, मैं नहीं कहती कि आप 6 टू 12 कंप्लीट करो, लेकिन यदि आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है, पॉलिटी ऑप्शनल है, तो आपको 6 टू 12 ही कंप्लीट करनी पड़ेगी। और यदि नहीं है तो मैं 2021 वालों के लिए और 27 जून को टारगेट रख के मैं बता रही हूँ, ठीक है? इसको आप ध्यान में रख के बात करिएगा, यानी कि सोचिएगा कि यहाँ पे आपको क्या करनी है, कि जो एनसीईआरटी आपकी है, तो 11th 12th की भी 1 से 2 बार, 2 महीने के अंदर यार 11th और 12th की भी मतलब पढ़ते हैं तो 2-3 बार हम रिवाइज भी कर लेंगे, ठीक है? तो उसको विथ रिवाइज के नोट्स के, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के, सिलेबस के कारण पूरा हमको क्या करना है, रट डालना। ये 3 चीज़ें क्या
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, सिलेबस हमारे स्टडी टेबल के सामने होने चाहिए। फटाफट पलटाओ क्या क्या चीज़ें थी, प्री में क्या क्वेश्चन थे, मेंस में क्या क्वेश्चन थे, ये और एनसीईआरटी की जो भी नोट्स है वो आपके सामने होनी चाहिए। और ये मैं कह नहीं रही, मुझे आपका जवाब चाहिए कि हमने आज किया है। ये मेहनत आपको करनी पड़ेगी जिनको 27 जून में एग्ज़ाम देने जाना है, ठीक है। उसके बाद आपका जो कंटेंट है तो एनसीईआरटी मस्ट है। उसके बाद जो भी पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत जैसे और हिस्ट्री के लिए जो स्पेक्ट्रम है, तो एनसीईआरटी पढ़ने के बाद, ठीक है, तो ये जो कुछ बुकें हैं उनके लिए आपको करना पड़ेगा। देन करेंट अफेयर की यदि हम बात करें, तो यदि आप डेली कोई भी एक, मैंने कहती द हिंदू ही आप फॉलो करिए, कोई भी एक न्यूज़पेपर अच्छा सा जो राष्ट्रीय है तो आप उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय पढ़िएगा तो बेटर होगा, जैसे दैनिक जागरण जो है वो हमारा नेशनल का है, ठीक है। तो उसमें क्योंकि ज़्यादा फर्जी बातें नहीं रहती हैं, बेहतर रहता है। आप अपने राज्य का पढ़ते हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं स्टेट से ही रिलेटेड ज़्यादातर चीज़ें दी जाती हैं, इसलिए हमको स्टेट लेवल तक का नहीं, पूरा हमको सेंटर लेवल तक का पढ़ना है, ठीक है। तो आप राष्ट्रीय न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो बेहतर होगा। और किसी भी एक वेबसाइट को आप ले लीजिए, कोई भी जो भी हो आपको कंफर्टेबल लगता हो कि मैं इससे कर सकता हूँ, और कोई भी एक मैगजीन, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना करेंट अफेयर के लिए, कोई भी एक मैगजीन ले लेना है और उसको आपको बढ़िया तरीके से रट डालनी है, ठीक है। और साथ साथ आपका योजना कुरुक्षेत्र तो वो भी मस्ट है, आपके ऐसे के लिए काफ़ी वो हेल्पफुल होता है। तो आपने शायद मिलन जी का ही क्वेश्चन था कि ऐसे कैसे लिखेंगे, तो जब ये आप ये स्टैटिक पोर्शन हम कंप्लीट करते हैं तो हमको ऐसे के लिए फिर अलग से, हालांकि आप कोई ऐसा टाइम बना लीजिए कि संडे टू संडे या कोई और दिन हमको क्या करना है कि ऐसे एक लिखना है। लेकिन ऐसे एक लिखना क्या मतलब कहाँ से है, जब हमारे पास हमारे माइंड में कुछ कंटेंट ही नहीं होगा, उसके लिए तो हमको पहले पढ़ना पड़ेगा। तो ये योजना कुरुक्षेत्र हमारी किसके लिए हेल्प करती है, हमारे मतलब ऑप्शनल यानी कि बात करें ऐसे के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। लिखने का तरीका हमको पता चलता है, आइडिया लगता है कि किस तरीके से लिखना चाहिए, ठीक है। लेकिन सब चीज़ को टारगेटेड बेस पे पढ़ना है। मैं फिर बोल रही हूँ, मंथली आते हैं, मंथली में ये आपको स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट करने के साथ साथ ये करंट अफेयर की जो मतलब न्यूज़पेपर है, आपका मैगजीन हो गया, योजना कुरुक्षेत्र हो गया, इनको भी ख़त्म करनी है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है। और टाइम लगता भी है तो लगने दो यार, टाइम लगेगा। कोई भी चीज़, हम इतना बड़ा मतलब डीएम बनने जा रहे हैं तो कंसिस्टेंसी तो होना चाहिए हमारे अंदर, नहीं तो फिर क्या फ़ायदा कि नहीं मुझे 4 घंटे ही पढ़ने, नहीं हो रहा तो मैं क्या करूँ? फिर ऐसे में नहीं हो रहा तो फिर आप क्या करोगे, और यूपीएससी वाला भी क्या करेगा, ठीक है। तो टाइम लगेगा, मैं यहाँ पे बिल्कुल भी ये नहीं कहने वाली हूँ कि आप 4 घंटे में ही कंप्लीट करिए, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। आप थोड़ा मेडिटेशन भी कीजिए और आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। नोट्स मेकिंग के लिए मैं पहले से ही वीडियो बना चुकी हूँ कि आपको कैसे बनाना है, और यहाँ पे भी थोड़ा सा यदि मैं बताना चाहूँ, और जो नहीं देखे वहाँ पे डिटेल से आप लोग जाके देख सकते हैं, हालांकि टाइम काफ़ी हो रहा। तो नोट्स मेकिंग के लिए आपको करना क्या क्या चीज़ें, एग्जाम्पल लेके मैं समझा रही हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी तो आपको न्यूज़पेपर की जो नोट्स बताई बनाने के लिए, वो बेहतर है, उस तरीके से आप करते हैं तो सारे पोर्शन आपके कंप्लीट हो जाएंगे, अलग अलग कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा, रिवाइज करने में भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। बट फिर भी प्रॉब्लम्स हो रही है, आप जैसे एनसीईआरटी पढ़ रहे हो उसको क्या करना है कि थोड़ा थोड़ा, यानी हमको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हमने देखे, सिलेबस देखे, फिर उसके बाद हमको लगता है ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, उसका बस हेडिंग लिखना है यार, कुछ नहीं लिखना, और हेडिंग बस लिखना है, उसके आगे का थोड़ा सा 1-2 पॉइंट लिखने हैं, बस एकदम से शॉर्ट नोट होनी चाहिए हमारी, उसकी महाभारत लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। और हाँ, यदि आप लक्ष्मीकांत यानी कि हम कुछ भी पढ़ रहे हैं तो उसको हमको करना क्या है कि कहीं पे भी यदि आपका लक्ष्मीकांत में वही चैप्टर है, वही चैप्टर जो है हमारा एनसीईआरटी में है, यदि आपके पास हार्ड कॉपी हो यार, उसको फाड़ के वहीं पे चिपका दो, ठीक है। कहीं से न्यूज़पेपर में कोई कंटेंट मिल रहा है उससे रिलेटेड, उसको वहीं से फाड़ो और निकालो उसको और चिपका दो लक्ष्मीकांत की बुक में, जहाँ पे संसद लिखा हुआ है वहीं पे आप चिपका दो। एक आप मतलब यानी पॉलिटी से रिलेटेड जितना भी आपका कंटेंट होगा वो ढूंढना नहीं पड़ेगा, बेहतर तरीके से आपके पास होगा, आपकी एक जगह होगा। जब आप पढ़ेंगे तो मैंने इस कॉपी में लिखा था, इस कॉपी में लिखा था, वो कॉपी कहाँ गई ढूंढो, 4 घंटे टाइम बर्बाद करो, इससे अच्छा हमने उसको यहाँ से निकाला, एनसीईआरटी है यार, फाड़ डालो, क्या मोह माया है, सीधे वहाँ से निकालो। यदि संसद का वहाँ पे टॉपिक है, वही टॉपिक पॉलिटी में हमारे लक्ष्मीकांत में दिया हुआ, सीधे वहाँ से निकाल के उसमें स्टेपलर कर लो। कोई न्यूज आ रही है उसमें निकालो, उसको ले जाके वहाँ पे स्टेपलर कर लो,
ठीक है? उससे रिलेटेड आपका कंटेंट बेहतर तरीके से तैयार हो जाएगा। नोट्स ऐसा लिख के ही नहीं होता कि लिख के ही आप ए मोड में भी बना सकते हैं, आप लिख के भी बना सकते हैं और इस तरीके से भी आप लोग हाइलाइट कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन हाँ, अब ऐसे आप करेंगे कि पूरी जो भी आपकी एनसीईआरटी है उसमें आप हाइलाइट करते हैं। अब रिवाइज़ जब करने बैठेंगे तो अब बहुत मतलब कुछ बोझ सा लगने लगता है, कितनी मोटी एनसीईआरटी पलटना पड़ेगा, ये वो दुनिया भर का। तो आप उसको थोड़ा बहुत उसके टॉपिक लिख सकते हैं और नहीं तो जो मैंने बताया मोह-माया सब छोड़ दीजिए, यदि सच में सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है? लेकिन सबसे पहले आपके माइंड में सिलेबस होगा, तभी आप फाड़ पाओगे बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कि हाँ, सिलेबस में ये चीज़ें थी, ये चीज़ें यहाँ भी मिल रही, वहाँ भी मिल रही, उसको वहीं पे ले जाके बैठा देते हैं आराम से कि बैठे रहो तुम भी, जब हम पढ़ेंगे, रिवाइज़ करेंगे, तो तुमको भी देख लेंगे एक बार। ठीक है? बिल्कुल एन्जॉय में अच्छे तरीके से वो पढ़ाई करनी है अपनी और उसके बाद अपनी लाइफ़ मैनेजमेंट करके भी चलनी है और अपना जो मोटिवेशन है, वो हमेशा बना के रखना है, बरकरार रखना है कि यहाँ पे हम ये क्यों करना चाह रहे हैं, हमको ये क्यों करना चाहिए। और आई होप कि आपके जो कुछ डाउट्स हैं, मैं नहीं कहती क्योंकि हम एक इंसान हैं, हमारे डाउट्स कभी ख़त्म नहीं होते हैं। ठीक है? बट जो भी मैंने थोड़ा बहुत ख़त्म करने की कोशिश की है, तो आई होप कि आपके जो डाउट्स हैं वो ख़त्म हो गए होंगे कि हमको किस तरीके से पढ़नी है, क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है। ठीक है? तो इसलिए अभी आप बिल्कुल आंसर राइटिंग में अभी मत पढ़िए क्योंकि हमारे पास कंटेंट नहीं, हमारे दिमाग में कुछ आ नहीं रहा है। अब हम लगे हैं क्वेश्चन के आंसर लिखने। अब कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, मैंने देखा है कि वहाँ पे अब वो मैडम चेक कर दीजिए, अरे! कि हाँ, चेक कर दी मतलब उनके दिमाग में कुछ है नहीं, पढ़े भैया कितना हो, अभी तो मैम कुछ नहीं पढ़े हैं। अब लिख रहे हैं आंसर, अब लिख आपको पता है कि अब जब आप आंसर लिखेंगे तो वहाँ पे क्या लिखने वाले हैं। तो इसलिए पहले पढ़िए बेहतर तरीके से आप उसको कंप्लीट करिए। प्री मेंस को साथ में लेके चलिए, जब आप कोई भी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, स्टैटिक पोर्शन पढ़ रहे हैं, तो उसको आप क्या करेंगे अलग से नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है? एथिक्स का यदि मैं बात करूँ और भी जो पेपर हैं थोड़ा उनके बारे में भी बात कर ही लेती हूँ। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो सबसे पहले क्या है हमारा 4 पेपर की मतलब 3 पेपर तक की जो स्टैटिक पोर्शन वाले हैं वो तो हमारे हो गए, 1, 2, 3 चौथा हमारा एथिक्स का आता है। ठीक है? एथिक्स के पेपर में हमको क्या होता है न्यूज़पेपर से ही उसके कंटेंट मिलते रहेंगे। न्यूज़पेपर के अलावा हम ये चारों सब्जेक्ट जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, वहाँ से भी कुछ मिलते रहेंगे। कुछ हमारे अंदर की जो एथिकल वैल्यूज़ होती है, वो हमारे अंदर भी कुछ होती है, कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ता। ठीक है? अब एथिक्स का क्वेश्चन आता है कि हैप्पीनेस से आपका क्या आशय है? यानी खुशी से आप क्या समझते हैं? कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था एथिक्स का 2014 या 15 का था। तो यहाँ पे अब उसने पूछ लिया कि खुशी से आप क्या समझते हैं? भाई खुशी का जो एग्ज़ाम्पल है, हैप्पीनेस क्या है? तो हम मेरे लिए कुछ और हैप्पीनेस है। ठीक है? सपोज़ मेरे लिए आपको पढ़ाना मेरी हैप्पीनेस है, लेकिन आपके लिए कुछ और हैप्पीनेस होगी। आपके लिए खेलना आपकी हैप्पीनेस है। एक किसान के लिए बात करें हम, तो एक किसान के लिए उसकी कृषि अच्छी हो जाए, वही उसकी हैप्पीनेस होगी। एक बिज़नेसमैन की बात करें, तो एक बिज़नेसमैन की आप क्वेश्चन उठा के देखेंगे, ये क्वेश्चन पूरा मैंने बस उसका एक पहली लाइन ही ली है, बड़ा-सा क्वेश्चन है। तो वहाँ पे किसी मतलब यदि हम बिज़नेसमैन की बात करेंगे, तो उसके लिए हैप्पीनेस क्या होगी? कि उसका बिज़नेस बेहतर तरीके से ग्रो करे। ठीक है? तो वहाँ पे सिचुएशन के हिसाब से यानी देश काल परिस्थिति एथिक्स में एक वर्ड आता है देश काल परिस्थिति। तो देश जैसा होगा उस हिसाब से परिस्थितियाँ जैसी होंगी जैसे अभी कोविड-19 का चल रहा है तो हम जो 2019 में जी रहे थे वो 2020 में उस तरीके से नहीं कर सकते। नहीं, नहीं हमने 2019 में ऐसे-ऐसे किया था और हम 2020 में यही करेंगे। इम्पॉसिबल है यार, नहीं कर पाएँगे। अब यहाँ पे सोचिए कि देश काल परिस्थिति तो काल का मतलब होता है समय, ठीक है? देश जैसा होगा हम अमेरिका जाते हैं हमें उस तरीके से ढलना पड़ेगा। काल का मतलब समय जैसा चल रहा है उस तरीके से जहाँ पे जैसी परिस्थिति है हम उस तरीके से ढलेंगे। ऑब्वियस है कि वहाँ पे हम वही करेंगे ना जो हमारा यानी कि बात करें तो एथिकल वैल्यू कहेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि किसी ने मतलब हम कह रहे कि 2019 में हम नवरात्रि में गए थे घूमने बढ़िया माता जी के दर्शन करने गए तो हम इस बार भी जाएँगे। यार परिस्थिति हमारी वैसी नहीं है कि हम जा पाएँ। तो उस हिसाब से हमको लेके चलनी है और जो भी थोड़े बहुत अच्छे इंसान होंगे तो उनकी एथिकल वैल्यू आप एथिक्स में अपना जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ऐड करेंगे बेहतर होगा। हमें क्या खुशी से क्योंकि वो जो क्वेश्चन था कि आपको उससे क्या आशय है या खुशी क्या होती है, तो वहाँ पे आप बिल्कुल अच्छे तरीके से उसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आप कंप्लीट करेंगे तो कुछ चीज़ें तो आपकी ऑलरेडी कंप्लीट होती जाती हैं और ऑप्शनल के लिए मैंने बताया ही कि जो भी चीज़ें हों
तो चाहे जिस भी सब्जेक्ट का रखे हों, तो यही 2 महीने के अंदर-अंदर आपको उसमें भी 2 घंटे का टाइम ऑप्शनल के लिए डेली देना है, क्योंकि एक बात आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, पूरा ये सब कुछ 2021 वालों के लिए, ठीक है? 2022 वालों के लिए अलग स्ट्रैटेजी हो सकती है, इतना जल्दी-जल्दी आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, लेकिन कुछ इसी तरीके से टारगेटेड बेस पे करेंगे तो बेहतर रहेगा। तो ऑप्शनल के लिए थोड़ा-सा आप अच्छे तरीके से कन्फ्यूज़ बिल्कुल नहीं होइएगा। यहाँ पे आपको करना क्या है कि जो भी ऑप्शनल का सिलेबस भी आपको रटा होना चाहिए, ठीक है? रटा लिखा बस नहीं, रटा होना चाहिए। वहाँ पे आप क्या करेंगे कि उसका ये पहले तो 6 टू 12 एनसीईआरटी पढ़ेंगे, यदि जियोग्राफी का है तो जियोग्राफी का, पॉलिटी है तो पॉलिटी का, हिस्ट्री है तो हिस्ट्री का, जिसका भी हो उसका, ठीक है? कंटेंट अपने बिल्कुल लिमिटेड रखेंगे, बिल्कुल लिमिटेड उसी को। और हाँ, ये सारी चीज़ें पढ़ने के साथ-साथ रिवाइज़ का टाइम भी मतलब 2 से 3 घंटे निकालना ही है कि हम जितना पढ़ रहे हैं, उसको हमको रिवाइज़ करना ही, चाहे वो करंट अफ़ेयर हो, चाहे वो आपकी एनसीईआरटी हो, चाहे कुछ भी हो, आपको पढ़ना है और उसको रिवाइज़ मोर दैन करना है, ठीक है? एक बार नहीं करना, बहुत बार करना है। इस 27 जून तक को से कम 1000 से 2000 तक रिवाइज़ करके जाना वहाँ पे। जितना ज़्यादा बार आपको हो सकता है कि लगे कि मुझे याद नहीं हो रहा, डज़न्ट मैटर। सोचिए, ये सोचिए मत कि मुझे याद नहीं है, बस मुझे पढ़ना है, ठीक है? मुझे पढ़ना है। आप यकीन मानिए कि जो भी चीज़ें आपको याद नहीं हो रही हैं, आप लिख के उसको पॉइंट वाइज़, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है? पॉइंट वाइज़ लिखना है, आपको थोड़ा-सा अपने स्टडी टेबल के सामने उसको चिपका लेना है और देखते रहना। बस देखते रहिएगा, आप जब भी खाली होइए कि उसको देखते रहिए, ये ऐसे, अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो वहाँ पे आपको क्या होगा, वो माइंड में आपके बैठ जाएँगी कहीं न कहीं। आप जब एग्ज़ाम हॉल में जाएँगे, पेपर देखेंगे तब समझ में आता है। हम आपको पता है कि कॉलेज किए, सब कुछ किए हैं, वहाँ पे हमारा क्या कंडीशन होता है, यार जब पेपर देने जाते कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, क्या लिखेंगे? लेकिन पेपर मिलते ही हमारा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है, हाँ, ये चीज़ें हमको आती हैं, ये चीज़ें हमको आती हैं, ठीक है? तो ऐसा लगता है कि हमको सब कुछ भूल रहा है, जो मिलन जी का क्वेश्चन था कि जो भी पढ़ रहे हैं वो छूट जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो हमको रियल में लगता है, और एक कॉन्फिडेंस आपको जगाने के लिए ही ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मस्ट होते हैं कि जब आप उसको देखते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको समझ में आता है, हाँ, ये चीज़ें मेरी क्या है कि कहीं न कहीं कंप्लीट है, ठीक है? मैंने इसको कर रखी है, इससे यदि कहीं क्वेश्चन आता है तो मैं इसको कंप्लीट कर लूँगा या कर लूँगी। तो इससे हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ता रहता है। हम मोटिवेट होते रहते हैं कि जितनी भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, रेगुलर तरीके से पढ़ रहे हैं। और हाँ, रेगुलर से मुझे याद आया कि एक भी दिन गैप नहीं करना है। एक भी दिन गैप नहीं करना, क्योंकि टाइम अब इतना भी ज़्यादा नहीं बचा है। और आपने, हालाँकि मुझे पहले ही ये वीडियो बना देनी चाहिए थी, काफ़ी लेट बट देर आए दुरुस्त आए, जब भी आए, ठीक है? तो उस हिसाब से हमको क्या करना है कि छूटता-उटता कुछ नहीं, बस लेके चलना है, पढ़ते रहना है अच्छे तरीके से, बिल्कुल हताश, निराश, परेशान नहीं होना। ये हो नहीं रहा, वो हो नहीं रहा, वो हो नहीं रहा, अपना 100% दोगे यार, तो सफलता आपके पीछे झक मार के आएगी। ये बात आप लिख के ले लो। यदि आप अपना 100% दिए हैं तो, और नहीं दिए हैं, आनाकानी कर रहे हैं, तो फिर सफलता भी आपको अपने पीछे-पीछे मतलब ले जाती है, ठीक है? तो वो सारी बातें होती हैं, और आई होप कि आप ये जितना भी मैंने बताया समझ गए होंगे। अभी बहुत सी बातें हैं जो मैं नहीं बता पाई हूँ, बहुत से जो डाउट्स हैं वो आपके हो सकता है कि ना क्लियर हो पाए हों, बट जो मुझे लगा कि इतने ज़्यादा मतलब ऐसे-ऐसे हो सकते हैं, तो वो मैंने कवर करने की कोशिश की है, क्योंकि आप में से ही जो वीडियो सुन रहे होंगे, कोई तो आधे में छोड़ के भाग गए होंगे, कुछ जो भी है। तो आप लोग प्लीज़ मतलब यदि डाउट्स हैं, तो कमेंट करिएगा कि अभी ये बातें नहीं समझ में आई हैं, वो भी पूरी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? हो सकता है कि बहुत सी बातें छूट गई हों, इंसान हम भी हैं, गलतियाँ हो सकती हैं, तो माफ़ करिएगा। और कुछ बुरी लगी हो मेरी बातें, उसके लिए भी मैं माफ़ी चाहूँगी। लेकिन हाँ, एक बात फिर कहना चाहूँगी कि यदि करना है, तो हमको उसमें अपना 100% देना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, और बहाने बिल्कुल नहीं बनाने हैं, और अपना मोटिवेशन जो है उसको तैयार करके रखना है। सबसे पहली बात हमारी वही होनी चाहिए। और आप आज ये वीडियो देख रहे हैं, उसके 2-3 दिन बाद वीडियो नहीं देखना है। मैं 2-3 दिन का आपको टाइम दे रही हूँ, अच्छे तरीके से आप लोग, क्योंकि मुझे पता है आप भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं, रटना चाहिए, ठीक है? रटने के लिए टाइम चाहिए आपको, सारी बातें समझने के लिए। अब ऐसा नहीं कि मैंने जो जितनी बातें बोली, वो सही हो सकती हैं। बिल्कुल अंधविश्वासी नहीं होना, आप सभी को एक डीएम बनने जा रहे हैं। आपको टॉपर्स के इंटरव्यू भी देखने हैं, उनकी बात भी सुननी है, और सब कुछ देखते हुए, सुनते हुए फाइनली अभी 2 से 3 दिन का टाइम जो मैं दे रही हूँ, वो इसीलिए दे रही हूँ, सब कुछ देख के, सुन के, समझ के,
उसके बाद अपना जो टारगेट है उसको तैयार करना है, उसको बेहतर तरीके से रटना है। देन उसके बाद मेरे पास आके कमेंट प्लीज़, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपको, मुझे आप सभी का कमेंट चाहिए इस बार, ठीक है? और आप लोग कमेंट करेंगे आके कि हाँ मैडम, मैंने इतनी चीज़ें रट ली हैं, अब मैं बस अपनी पढ़ाई के लिए बिल्कुल एक्टिव हो गया हूँ या हो गई हूँ। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता 2021 का एग्ज़ाम क्रैक करने से। ठीक है? और टाइम टेबल का आपको समझ में भी आ गया होगा कि कैसे क्या करना है। सो और जो डाउट्स हैं उनको भी आप बता सकते हैं। हम अगले वीडियो में क्लियर कर लेंगे उसको, ठीक है? तो ऐसा नहीं है, हम सब फ्रेंड हैं यार, फेस टू फेस ना मिले तो क्या हुआ? हम मतलब ऐसे नहीं मिल सकते तो क्या हुआ, यहाँ पे से भी सच्चाई बताई जा सकती है, ठीक है? एक-दूसरे की भावनाओं को समझा जा सकता है। तो बिल्कुल आप लोग एज़ अ फ्रेंड, एज़ अ स्टूडेंट मान के ही मेरी बातें सुनिएगा और समझिएगा भी, और उसके बाद एनालिसिस करिएगा, और जितनी बातें सही लगे वो बातें आपको अपना लेनी है, बिल्कुल शर्म नहीं करनी चाहिए। और जो बातें सही नहीं लगती उसको छाँट के, वो जो मैंने बताया ना, फाड़ लो, जितनी ज़रूरत है, जितनी ज़रूरत नहीं फेंक दो। मतलब जितनी ज़रूरत है बातों को उसको रख लो, जितनी नहीं है उसको जाने दो, ठीक है? सो ऑल द बेस्ट। और 2021 में मेरी यही कामना है कि आप सभी सेलेक्टेड हो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि सिलेक्शन नहीं भी होता है 2021 में तो परेशान बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है? हम 2022 में भी पेपर देंगे। तो बिल्कुल हमको तैयारी अपनी रखनी है, जारी रखनी है अच्छे तरीके से। लेकिन अभी 2022 नहीं, 2021 टारगेट बना के चलना। 2021 के लिए हम जी जान गुर्दा जो भी होता होगा हमारा, हम सब लगा देंगे। और उसके लिए आप सबसे बड़े आपका रोल है, सबसे बड़ा आपका रोल है। मैं कुछ नहीं कर सकती, आपके दोस्त कुछ नहीं कर सकते, आपके फैमिली मेंबर कुछ नहीं कर सकते। वो ये कह सकते चल बेटा तुझे जो भी चाहिए मैं दे दूँगा, ठीक है? तू कर सकता कर। बस ये इतना कह सकते हैं। खुद से मोटिवेट आपको रहना है, खुद से सारी चीज़ें आपको कवर करनी है, खुद से क्यों करना, कैसे करना, कब करना आपको सोचना है, किससे बात करनी है, किससे बात नहीं करनी है, वो सारी बातें आपको सोचनी है। ठीक है? वो सारी बातें आप लोग सोचेंगे, समझेंगे, देन उसके बाद आप डिसाइड करिएगा। और जो भी आपके बहुत ही ख़ास मित्र हों, ठीक है? आप समझ जाइए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। बहुत ही ख़ास हो, जिनके लिए हम क्या कर सकते हैं, जी नहीं सकते हैं। वो कुछ होता है, न्यू जनरेशन चल रहा है, तो मैं नहीं कह सकती कि बिल्कुल थोड़ा ये भी डाउट्स मैं क्लियर कर दूँ, क्योंकि ये जो जनरेशन है, तो यहाँ पे जिनके पास नहीं है बहुत अच्छी बात है, और जिनके पास है मैं थोड़ा उनके लिए बताना चाहूँगी कि जो कुछ ज़्यादा ही गहरे रिलेशन में हैं, तो वो क्या करेंगे, थोड़ा अपना टाइम कम करेंगे, ठीक है? टाइम ज़्यादा स्टडी को दीजिएगा, और आपका जो गहरा रिलेशन है वो आगे भी चला मतलब रहा आएगा। यदि आपके जो भी अच्छे खासे दोस्त हैं तो रहेंगे ही, आपको समझते होंगे, अदरवाइज़ नहीं है तो फिर जाने दो भाई, क्या कर सकते हैं? हमको जो अपनी लाइफ़ में करना है वो तो करेंगे ही। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कहती कि मतलब मुझे गाली मत देना कि ये सब मैडम बोल रही थी, बस आपके भले के लिए है कि हमको जहाँ भी टाइम हमको लग रहा है कि ख़राब हो रहा है, हाँ, हेलो कैसे हो, क्या हो, क्या कर रहे हो, वो सब छोड़ के, कुछ फ़ायदा नहीं होता उसका, वो सब छोड़ के हमको बस अपनी स्टडी पे फ़ोकस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उसको देना, क्योंकि 27 जून दिमाग में बैठा लीजिए, 27 जून बहुत दिन नहीं है, ठीक है? बहुत कुछ पढ़ना बहुत दिन नहीं है, उस हिसाब से हमको पढ़ना है। और ऐसे ही पढ़ना कि हमको परेशान-वरेशान नहीं होना, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। बट ऐसे करना कि होगा क्यों नहीं यार, होगा, हम सभी कर सकते हैं, और तो कोई कर ही नहीं सकता, ठीक है? तो इसलिए हमको ये सोच के चलना है। सो आई होप कि आपके कुछ डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट। आप सभी पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और बिल्कुल अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन को अंजाम दीजिए, ताकि एक मतलब हम स्मार्ट वर्क करें। हार्ड वर्कर एकदम गधे जैसे थोड़ी ना लग जाना है, बस थोड़ा-सा अच्छे तरीके से वर्क करेंगे तो कोई भी इतना कठिन काम नहीं होता है, ठीक है? सो हम सभी कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट अब।